हेलो दोस्तों, अनोखी स्टोरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर का रक्षक, एक नए एपिसोड के साथ। इसमें आपको 61 से 70 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 71, नकली दवाएं बनाने की बात सुनकर उद्धम सिंह ने हैरानी से पूछा, कैसी दवाएं सर? इसके जवाब में विक्रांत ने कहा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक करने की और साथ ही साथ हम जैसे लोगों की शक्तियां बढ़ाने की। ये सुनकर उद्धम सिंह ने कहा, अच्छा, अगर आपको मेरी किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो बताएगा सर। विक्रांत ने सोचते हुए कहा, इसमें तो तुम सिर्फ पैसे की मदद कर सकते हो, हालांकि वो दवाई बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये सुनते ही उद्धम सिंह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? मेरे जो 1-2 होटल हैं, हम उन्हें बेच देते हैं, वहाँ से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। उन्हें बेचकर हमें कितना पैसा मिल सकता है? विक्रांत ने पूछा। उद्धम सिंह ने हिसाब सोचा और कहा, सर लगभग 10 से 20 करोड़। विक्रांत ने लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, मुझे इससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। विक्रांत की बात सुनकर उद्धम सिंह शॉक्ड हो गया। विक्रांत ने उद्धम सिंह से कहा, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियों के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लो और ये जहाँ कहीं भी मिले लेकर आ जाओ। मैं धीरे धीरे कैंसर की कुछ मेडिसिन बनाना स्टार्ट करूँगा, फिर उन्हें बेचकर हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। उद्धम सिंह ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और विक्रांत से कहा, बताएं सर, क्या क्या चाहिए आपको? विक्रांत ने उद्धम सिंह को कुछ नाम बताए। उद्धम सिंह ने अपने फ़ोन में सब टाइप कर लिया और विक्रांत से कहा, सर मैंने सब कुछ लिख लिया है। हमारे भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर भानपुरा में बहुत सारे देशी वैद्य हैं, उनके पास हर तरह की जड़ी बूटियां मिल जाती हैं और वो भी बहुत कम कीमत में। मैं कल उनसे मिलने चला जाऊंगा। भानपुरा में बहुत तरीके की जड़ी बूटियां और मेडिसिन आसानी से मिल जाती थी, इसीलिए भानपुरा को मेडिसिन सिटी भी कहा जाता था। विक्रांत ने उद्धम सिंह से कहा, उद्धम सिंह, हमें जो जड़ी बूटियां चाहिए वो घने जंगलों में पाई जाती है, मुझे लगता नहीं है कि किसी वैद्य के पास ये जड़ी बूटियां होंगी। उद्धम सिंह ने मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, सर मेडिसिन सिटी में सब कुछ मिलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं ना कहीं से ये जड़ी बूटियां ले आऊंगा। विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए उद्धम सिंह से कहा, ठीक है, जैसे ही तुम्हें ये जड़ी बूटियां मिल जाएं, मुझे कॉल कर देना। उद्धम सिंह से बात करने के बाद विक्रांत उदय शाह के घर के लिए निकल गया। विक्रांत ने उदय के लिए कुछ मेडिसिन तैयार की थी। जैसे ही विक्रांत वहां पहुंचा, विक्रांत ने देखा संध्या बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। विक्रांत उस लड़के को पहचान नहीं पा रहा था। संध्या ने उस लड़के से कहा, मोहित तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मोहित भोपाल के मेयर का बेटा था। मोहित संध्या को पसंद करता था, लेकिन संध्या को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मोहित ने धीमी आवाज में संध्या से कहा, मैं सिर्फ यहाँ अंकल से मिलने आया था, मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनके लिए मेडिसिन सिटी से कुछ देशी दवाएं लेकर आया हूँ। मोहित ने वो दवाई की थैली संध्या की तरफ बढ़ा दी, लेकिन संध्या ने वो थैली पकड़ने से इनकार कर दिया, तो मोहित जबरदस्ती वो थैली संध्या को पकड़ाने लगा। ये देखकर विक्रांत को गुस्सा आ गया। वहीं खड़े खड़े विक्रांत ने जोर से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाई क्या? जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? विक्रांत को देखते ही संध्या खुशी से विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ी। विक्रांत मोहित के नजदीक आकर बोला, तुम हो कौन? और वैसे तुम जो कोई भी हो, मेरी वाइफ के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? विक्रांत मोहित को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन संध्या ने विक्रांत को रोक लिया। मोहित को कुछ समझ में नहीं आया। मोहित ने विक्रांत से कहा, तुम्हारी वाइफ? संध्या तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, हम दोनों ने शादी की है, अब तुम्हें मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? विक्रांत ने कहा। शादी और मैरिज सर्टिफिकेट की बात सुनकर संध्या मुस्कुराने लगी। संध्या को पता था कि विक्रांत जानबूझकर मोहित की टांग खींच रहा था। मोहित ने विक्रांत से कहा, हाँ दिखाओ सर्टिफिकेट। मैं सर्टिफिकेट जेब में लेकर थोड़ी घूमता हूँ
और मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं हमारी शादी का सर्टिफिकेट? ये हमारा पर्सनल मैटर है, विक्रांत ने जवाब दिया। विक्रांत की बात सुनकर संध्या को हंसी आ गई। तभी उदय भी हाथ में चाय का कप लिए बाहर आ गए। विक्रांत को देखते ही मुस्कुराते हुए उदय ने कहा, अरे विक्रांत, आप कब आए? आओ, अंदर आओ और ये ग्रीन टी टेस्ट करो। आज मैंने खुद अपने हाथों से ग्रीन टी बनाई है। संध्या ने मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, हाँ चलो, डैड सच में बहुत अच्छी ग्रीन टी बनाते हैं। एक यही चीज़ है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डैड अच्छी बना लेते हैं। विक्रांत का हाथ पकड़कर संध्या विक्रांत को अंदर ले गई। विक्रांत को संध्या को इतना करीब होते देखकर मोहित का मुंह उतर गया था। अंदर जाने के बाद विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए उदय ने मोहित से कहा, मोहित, ये विक्रांत हैं, बहुत दिन से यही मेरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद अब तक तो मैं। डैड प्लीज ऐसी बातें क्यों करने लग जाते हैं आप? उदय की बात को बीच में ही काटते हुए संध्या ने कहा। मोहित ने मायूस मन से उदय से पूछा, अंकल मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने संध्या की शादी कर दी, वो भी इस आदमी के साथ, और आपने मुझे बताया भी नहीं। संध्या की शादी? क्या बोल रहे हो तुम? उदय ने शॉक होते हुए पूछा। उदय का रिएक्शन देखकर मोहित खुश हो गया। उसे लगा था कि सच में संध्या की शादी हो गई होगी, लेकिन अब उसे पता चल गया था। संध्या ने मुस्कुराते हुए उदय से कहा, विक्रांत मोहित के साथ मजाक कर रहा था। संध्या की बात सुनकर उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तभी मैं सोचूं, मेरी बेटी ने शादी कर ली और मुझे पता ही नहीं है। मोहित ने मुस्कुराते हुए उदय से कहा, अंकल बाकी सब छोड़ो, आप ये देखो, मैं आपके लिए एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इसे एक बार लेते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मोहित ने थैली में से एक डिब्बा निकाला और उदय की तरफ बढ़ा दिया। उदय ने डिब्बा पकड़ लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, अरे थैंक यू बेटा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? और बताओ, तुम्हारे पापा अब कैसे हैं? बहुत दिनों से उनसे मिलने की इच्छा थी। मैंने एक दो बार उनको कॉल भी किया था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उदय की बात सुनकर मोहित ने जवाब दिया, अंकल डैड आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। हम लोग इंदौर में मेरे लिए एक नई कंपनी खोल रहे हैं। उसी के सिलसिले में डैड इधर से उधर भागते रहते हैं। अब धीरे धीरे बिजनेस बड़ा हो रहा है, इसलिए टाइम कम मिल पाता है। इतना कहकर मोहित ने अकड़ते हुए विक्रांत की तरफ देखा। मोहित को लगा था कि उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर विक्रांत डर जाएगा, लेकिन विक्रांत तो मोहित की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उदय ने मुस्कुराते हुए मोहित से कहा, अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी तरफ से अपने पापा को बधाई देना। अरे अंकल, हम और आप तो एक ही फैमिली हैं, और परिवार वालों को एक दूसरे को बधाई देने की जरूरत नहीं होती, मोहित ने कहा। मोहित जानबूझकर विक्रांत को सुनाने के लिए ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन विक्रांत को मोहित की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उदय से कहा, अंकल मैंने आपके लिए ये मेडिसिन बनाई है, इससे आपकी तबीयत में बहुत सुधार होगा। विक्रांत ने अपनी पॉकेट से एक टैबलेट निकालकर उदय की तरफ बढ़ा दी। उदय को पता था कि इस दुनिया में उनका ट्रीटमेंट सिर्फ विक्रांत ही कर सकता था। टैबलेट लेते ही उदय ने तुरंत ही उसे गटक लिया। मोहित ने जब देखा कि उदय ने बिना कोई सवाल किए टैबलेट ले ली, तो नाराज होते हुए मोहित ने कहा, अंकल आप क्या कर रहे हैं? इस टैबलेट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पता नहीं ये कहाँ से लेकर आया है। जो दवाई मैं लेकर आया हूँ, आप वो ट्राई कीजिए। मैंने इसे मेडिसिन सिटी से बहुत बड़ी कीमत पर खरीदा है। विक्रांत ने मोहित की थैली पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता ये कोई जड़ी बूटी है, या तुम अपने गार्डन की घास उखाड़ कर ले आए हो? विक्रांत की बात सुनकर मोहित को गुस्सा आ गया। गुस्से में मोहित ने विक्रांत से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इसे 2 लाख रुपए में खरीदा है। 2 लाख खर्च कर मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ क्या? मोहित की बात सुनकर विक्रांत और संध्या की हंसी छूट गई। उनको इस तरह से हंसते देख गुस्से में मोहित ने कहा, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मतलब तुम लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये इसका बिल देख लो, पूरे 2 लाख का बिल है। संध्या ने बिल हाथ में लेकर ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए मोहित से कहा, तुमने ये बिना देखे ही कि इस डिब्बे में क्या है?
2 लाख खर्च कर दिए, पहले ध्यान से चेक तो कर लेते कि ये कोई जड़ी बूटी है या सिर्फ नॉर्मल घास है। मोहित ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैंने अच्छी तरह से देखकर ही इसे खरीदा था। विक्रांत और संध्या को यकीन हो गया था कि मोहित को धोखे से जड़ी बूटी की जगह नकली घास बेच दी गई थी। विक्रांत ने सीरियस होते हुए मोहित से कहा, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन किसी ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है। ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल घास होगी, क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी आज के टाइम में इतनी सस्ती कीमत पर नहीं मिलती है। विक्रांत की बात सुनकर मोहित मायूस हो गया। मोहित ने धीमी आवाज में विक्रांत से कहा, मैं सारे दिन मार्केट में घूमता हूँ, कोई मुझे बेवकूफ कैसे बना सकता है? अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये जड़ी बूटी है या घास है। इतना कहकर मोहित ने दवाई वाले डिब्बे को खोला। डिब्बा खुलते ही मोहित शॉक्ड हो गया। डिब्बे में सचमुच नकली सूखी घास ही थी। घास को देखकर संध्या और विक्रांत जोर जोर से हंसने लगे। उदय भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मोहित शर्मिंदा हो गया। गुस्से में मोहित ने डिब्बा जमीन पर पटक दिया और कहा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे साथ धोखा किया, मैं उस पर केस करूंगा, उसे कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। विक्रांत अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने मोहित से कहा, क्या तुम्हें उस आदमी नाम पता है जिसने तुम्हें ये घास बेची? और तुम ये साबित कैसे करोगे कि उसी ने तुम्हें नकली घास बेची? वो मेडिसिन सिटी है, भोपाल नहीं है, वहाँ ये सब चलता रहता है। मोहित गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि विक्रांत ठीक कह रहा था। मोहित उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जहाँ से उसने ये घास खरीदी थी। बात को संभालते हुए उदय ने मोहित से कहा, चलो अब कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, कम से कम तुम्हें एक्सपीरियंस तो हो गया, अब आगे से ध्यान रखना। मोहित ने गर्दन झुका ली और धीमी आवाज में उदय से कहा, अंकल मैं कल आपके लिए फिर से जड़ी बूटी लेने जाऊंगा और इस बार अच्छे से देखकर जांच कर ही लेकर आऊंगा। उदय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मोहित अब जाने के लिए खड़ा हो गया था। चलते टाइम मोहित ने उदय से कहा, ठीक है अंकल, आप अपना ध्यान रखिए और कोई भी ऐसी वैसी दवाई मत लीजिए जिससे आपको नुकसान हो। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं, पैसे लूटने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा खिला देते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। मोहित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए ये बात कही थी। मोहित इस वक्त विक्रांत से बहुत चिढ़ा हुआ था। संध्या मोहित का इशारा समझ गई थी और संध्या को पसंद नहीं था कि कोई भी विक्रांत के खिलाफ बोले। गुस्से में संध्या खड़ी हुई और मोहित से कहा, तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ हमें तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें पता है कौन हमारे लिए सही सोच रहा है और कौन हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 72 मेयर से मुलाकात। संध्या की बात सुनकर गुस्से में मोहित ने कहा, संध्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस आदमी की इतनी साइड क्यों ले रही हो? इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हम भोपाल की सबसे अमीर फैमिली बन जाएंगे, इसके साथ रहकर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? संध्या ने गुस्से में मोहित को घूरते हुए कहा, मैं विक्रांत के साथ खुश हूँ, मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से पैसों के लिए शादी करूंगी? तुम्हारे पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना आ जाएं, तुम विक्रांत नहीं बन सकते, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। संध्या की बात सुनकर मोहित गुस्से से आग बबूला हो उठा। मोहित ने संध्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, आखिर इसमें ऐसा क्या है? मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, बस मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो संध्या। हाथ छोड़ो मेरा, संध्या ने गुस्से में कहा। उदय को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। विक्रांत ने मोहित का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और गुस्से में मोहित से कहा, तुम मरना चाहते हो क्या? विक्रांत ने मोहित का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि दर्द के मारे मोहित चीखने लगा। विक्रांत उसको मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन उदय ने विक्रांत को रोक लिया। मोहित बुरी तरह से डर गया था। विक्रांत ने मोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुमने दोबारा संध्या को छूने की कोशिश भी की तो तुम्हें यहीं का यहीं गाड़ दूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने मोहित को दूर धकेल दिया।
मोहित डरा हुआ था, लेकिन विक्रांत को डराने के लिए मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। बहुत जल्द तेरी मौत आने वाली है। इतना कहकर अपने हाथ को झटकते हुए मोहित वहां से बाहर निकल गया। मोहित को जाता देख उदय ने राहत की सांस ली और विक्रांत से कहा, थैंक गॉड आपने उसे मारा नहीं। अगर आपने उसे पीटा होता तो इस मामले को संभालना मुश्किल हो जाता। इस मोहित के पिता भोपाल के मेयर हैं, वो हमें कहीं भी फंसा सकते हैं। उदय लंबे टाइम से मोहित के पिता विकास आहूजा को जानते थे। उन्हें पता था मोहित के साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता था। विक्रांत ने धीमी आवाज में उदय से कहा, उसका हाथ टूट गया है। वॉट? आपने उसका हाथ तोड़ दिया? उदय शाह ने शॉक्ड होते हुए पूछा। विक्रांत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, जब मैंने उसका हाथ मरोड़ा तो वो नो ये नहीं हो सकता। वो लोग अब इस मैटर को आसानी से जाने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उदय ने डरते हुए कहा। उदय भी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्हें पता था कि मोहित के पिता शहर के मेयर थे और उसकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में थे और वो किसी भी झूठे मामले में उदय को फंसा सकते थे। संध्या भी टेंशन में लग रही थी। संध्या ने उदय से कहा, डैड मुझे लगता है इस मामले में हमें जसपाल जी से बात करनी चाहिए। उदय और संध्या को इतनी टेंशन में देखकर विक्रांत ने कहा, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? उसका हाथ ही तो टूटा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिन में उसका हाथ फिर से ठीक हो जाएगा। उदय ने विक्रांत से कहा, आप उसे जानते नहीं हो, मुझे अभी के अभी जसपाल से मिलने जाना होगा। इतना कहकर उदय जसपाल से मिलने के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद संध्या ने विक्रांत से कहा, तुम्हें उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहिए था। वो वैसे ही बहुत डरा हुआ था, अब पता नहीं क्या नया हंगामा होगा। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे फिर वो कहीं का राजा ही क्यों ना हो। विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा। विक्रांत की बात सुनकर संध्या प्यार से मुस्कुराने लगी। विक्रांत का हाथ पकड़कर संध्या ने कहा, ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मोहित के पापा सच में बहुत बहुत बड़े आदमी हैं। जब तक पापा और जसपाल जी इस मामले को सुलझा नहीं लेते, तुम प्लीज बाहर मत निकलना। इस वक्त विक्रांत की रिंग भी रेड ब्लिंक कर रही थी। वहां से निकलने के बाद विक्रांत सीधा अपने घर चला गया और मेडिटेशन करने लगा। अगली सुबह उदय ने विक्रांत को कॉल करके अपने घर पर बुलाया। तैयार होने के बाद विक्रांत जब वहां पहुंचा तो उसने देखा उदय के घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स और बुके रहे हुए थे। विक्रांत को देखते ही उदय ने कहा, विक्रांत हम दोनों अभी मेयर साहब के घर चलेंगे। आप उन्हें ये गिफ्ट्स देकर विकास और मोहित दोनों से माफी मांग लेना। मुझे लगता है वो हमें जरूर माफ कर देंगे। विक्रांत मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने उदय का डरा हुआ चेहरा देखा तो मना नहीं कर पाया। संध्या भी उन लोगों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उदय ने संध्या को साथ आने के लिए इनकार कर दिया। विक्रांत और उदय कार में बैठकर विकास के घर की तरफ निकल चुके थे। उनकी गाड़ी एक साधारण से घर के सामने जाकर रुक गई। विक्रांत और उदय धीरे धीरे अंदर गए और दूर बेल बजाई। साड़ी पहने एक बुजुर्ग सी महिला ने दरवाजा खोला। ये महिला मोहित की माँ और विकास की पत्नी जयंती थी। घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये शहर के मेयर का घर था। उदय ने धीमी आवाज में जयंती से कहा, माम हमें विकास जी से मिलना था। अंदर आइए, आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। मेयर साहब अभी एक मीटिंग में है, वो जल्द ही आपको बुलाएंगे, जयंती ने कहा। उदय और विक्रांत अंदर सोफे पर बैठ गए। जयंती के व्यवहार से विक्रांत थोड़ा शॉक था। विक्रांत को लगा था मोहित के घर वाले सब उसी की तरह घमंडी होंगे, लेकिन जयंती ने उन लोगों से काफी सम्मान के साथ बात की थी। विक्रांत नजरें घुमाकर घर को देख रहा था। वहां सब कुछ बहुत सिंपल था। तभी सामने से कुर्ता पायजामा और चश्मा पहने एक आदमी वहां आया। ये आदमी मोहित के पिता और शहर के मेयर विकास थे। विकास के साथ 2-3 लोग और भी चलते हुए आ रहे थे। उनमें से के आदमी ने विकास से कहा, मेयर साहब आप एक बार फिर से मेरे ऑफर के बारे में सोच लेना, हम 3 साल में भोपाल का नक्शा बदल सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर विकास ने जवाब दिया, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है।
मैं जनता को किसी भी सूरत में परेशान होते नहीं देख सकता, और इस बारे में अब आप भी सोचना बंद कर दीजिए। मैं कभी भी जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। विकास से हाथ मिलाने के बाद वो वहां से निकल गया, लेकिन उसने जब विकास से हाथ मिलाया तो विकास को एक झटका सा लगा, और ये विक्रांत ने नोटिस कर लिया। हाथ मिलाते वक्त उस आदमी ने कुछ तो गड़बड़ जरूर की थी। उनके जाने के बाद विकास वापस मुड़े और फिर से अंदर जाने लगे। तभी जयंती ने विक्रांत और उदय की तरफ इशारा करते हुए विकास से कहा, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। विकास ने उदय और विक्रांत की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे उदय जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। उदय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप इतने बिजी रहते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने का मन नहीं करता। पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा विकास जी, आपने भोपाल के लिए बहुत काम किया है। आपके मेयर बनने के बाद भोपाल ने तरक्की का रास्ता पकड़ लिया है। सर, ये सब तो जनता के सपोर्ट से हो रहा है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब मैं अकेला तो कुछ कर भी नहीं सकता। खैर, आप बताएं कैसे आना हुआ? विकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उदय ने धीमी आवाज में हकलाते हुए विकास से कहा, वो विकास जी, कल मेरे घर पर मोहित आया था। वहां विक्रांत और मोहित में एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, जिसके चलते मोहित को थोड़ी चोट लग गई। हम लोग उसी के लिए आपसे माफी मांगने आए थे। विकास ने विक्रांत की तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है उदय जी, आजकल के यंग लड़कों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आता है। उदय ने विक्रांत को विकास से माफी मांगने का इशारा किया। विक्रांत माफी नहीं मांगना चाहता था, लेकिन विकास को देखने के बाद विक्रांत को विकास में एक ईमानदार इंसान नजर आया। विक्रांत ने विकास से कहा, सर, कल मोहित के साथ झगड़े में गलती से मेरे से मोहित का हाथ टूट गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसका हाथ अभी वापस ठीक कर सकता हूँ। विक्रांत की बात सुनकर जयंती और विकास ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों शॉक्ड थे। उदय ने जल्दी से विकास को सारी कहानी विस्तार से समझाई, जिसमें संध्या के साथ बदतमीजी वाली बात भी शामिल थी। उदय की बात सुनकर विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विकास ने ऊंची आवाज में जयंती से पूछा, मोहित कहाँ है? वो तो कल से घर ही नहीं आया है। जयंती ने जवाब दिया। गुस्से में चिल्लाते हुए विकास ने कहा, उसको आने दो, मैं उसकी टांगी तोड़कर रख दूंगा। विकास का ऐसा रिएक्शन देखकर उदय और विक्रांत भी दंग रह गए थे। विकास ने जोर से अपने ड्राइवर को आवाज लगाई। ड्राइवर दौड़ता हुआ अंदर आया। विकास ने गुस्से में ड्राइवर से पूछा, क्या मोहित कल मेरी कार लेकर कहीं गया था? ड्राइवर के माथे पर पसीना आ गया और उसका शरीर कांपने लगा। हकलाते हुए ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, नहीं, वो नहीं लेकर गए। विकास ने गुस्से में जोर से टेबल पर मुक्का मारा और कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब सच सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के मारे ड्राइवर का गला सूख गया था। हकलाते हुए धीमी आवाज में ड्राइवर ने कहा, हाँ सर, वो ले गए थे। विकास गुस्से से आग बबूला हो उठे थे। गुस्से में दहाड़ते हुए विकास ने ड्राइवर से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, उसको मेरी गाड़ी मत छूने देना। ये सरकारी गाड़ी है, हर कोई इसे कहीं भी लेकर नहीं घूम सकता है। विकास को इतना गुस्सा होते देख जयंती ने विकास से कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए चलकर पहले मोहित को ढूंढते हैं। मरने दो उसे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कभी ना कभी मेरे हाथ से उसे मरना ही है। विकास ने गुस्से में कहा। जयंती ने ड्राइवर की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम्हें पता है क्या कि मोहित इस वक्त कहाँ है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में जयंती से कहा, माम, वो हॉस्पिटल में है और उनके हाथ पर प्लास्टर लगा है। वो किसी से बदला लेने की बात कर रहे थे। बदले की बात सुनकर विकास को और भी गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, उसे अभी के अभी यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं दिखाऊंगा उसे कि बदला कैसे लेते हैं, और अगर वो आने से इनकार करे तो कह देना इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। ड्राइवर ने गर्दन झुकाए और जल्दी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद उदय ने धीमी आवाज में विकास से कहा, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आजकल के बच्चों में ये सब चलता रहता है। विकास ने शांत होकर उदय से कहा, हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी नालायक औलाद हमारे घर में पैदा हो गई।
जब से ये जन्मा है हर जगह मेरी नाक कटवा रहा है। फिर विकास ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, मैं ही शायद अपनी औलाद को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। उदय ने धीमी आवाज में विकास से कहा, मेयर साहब आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, धीरे धीरे जब जिम्मेदारी आएगी मोहित भी सुधर जाएगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी मोहित को लेकर वहां पहुंच गया। मोहित के हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। उदय और विक्रांत को वहां बैठे देखकर मोहित शॉक्ड हो गया। मोहित को देखते ही विकास ने गुस्से में उसे मारने के लिए कुर्सी उठा ली और मोहित पर चिल्लाए, तुमने मुझे समाज में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, आज तो मैं तुम्हें पटक पटक कर मार डालूंगा। मोहित जल्दी से जयंती के पीछे छिप गया। मोहित विकास से बहुत डरता था। जयंती ने विकास को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, लग जाएगी उसे, नीचे रखिए कुर्सी। फिर मोहित की तरफ देखकर जयंती ने कहा, तुम जल्दी से ऊपर जाओ। मोहित दौड़कर ऊपर की तरफ गया। तभी विकास को अचानक से चक्कर आ गए। उनके हाथ से कुर्सी छूट गई और विकास धड़ाम से जमीन पर गिर गए। गिरते ही विकास बेहोश हो गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब शॉक थे। जयंती डर गई थी। विकास का हाथ पकड़कर जयंती चिल्लाने लगी, विकास उठो, विकास, विकास क्या हुआ है तुम्हें? उठो विकास। एपिसोड 73 टैंट्रक बाबा महीधर। विकास, विकास क्या हुआ तुम्हें? जयंती भागते हुए आए और विकास के पास जाकर देखने लगी कि विकास को अचानक क्या हो गया था। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा, जयंती ड्राइवर की तरफ चिल्लाने लगी। तभी विक्रांत आगे बढ़ा और सीधे जाकर विकास का हाथ पकड़ लिया और फिर अपना हाथ विकास के माथे पर रख दिया। सब लोग चौंक कर विकास को देख रहे थे। तभी उदय को याद आया कि विक्रांत के पास कुछ तो ऐसी शक्तियां और मेडिकल नॉलेज थी जिसकी मदद से विक्रांत लोगों का इलाज कर सकता था। उदय चिल्लाए, हटो, सब हटो वहां से, विक्रांत को देखने दो। विक्रांत को मेडिकल नॉलेज है, सब पीछे हट जाओ। जब जयंती ने भी ये सुना तो जयंती थोड़ा पीछे हट गई। जयंती पूरे ध्यान से विक्रांत को देख रही थी। घबराहट के मारे जयंती के माथे से पसीना बह रहा था। थोड़ी देर विकास को देखने के बाद भी विकास की हालत में सुधार नहीं था तो जयंती ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, विकास को अब भी होश क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? विक्रांत ने पलटकर देखा कि उसके आसपास सभी लोग भौचक्के से खड़े बस विक्रांत को देख रहे थे। सभी के चेहरों पर घबराहट थी। उदय और बाकी सब लोगों के मन में यही चल रहा था कि अगर विकास को कुछ हो गया तो इतना ईमानदार और अच्छा मेयर कहाँ मिलेगा। विकास सर लगातार स्ट्रेस और कम नींद की वजह से वो बेहोश हो गए थे, घबराने की बात नहीं है। विक्रांत ने अपने चेहरे से घबराहट हटाते हुए सबसे कहा। विक्रांत ने जयंती को दिलासा देने के लिए ये कहा था, पर हकीकत कुछ और ही थी। विकास को हाथ लगाते ही विक्रांत का शक पक्का हो गया था कि किसी ने विकास को हिप्नोटाइज करने के लिए काला जादू किया हुआ था। कुछ ही देर में विकास को होश आने लगा। जब जयंती ने देखा कि विकास को होश आ गया था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जयंती की आंखों में खुशी के आंसू थे। जयंती ने विकास का हाथ थामते हुए कहा, विकास, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? आज से आप काम का कोई स्ट्रेस नहीं लोगे, समझे? मुझे क्या हुआ था? विकास ने अपना सिर पकड़ते हुए बोला। स्ट्रेस की वजह से आपका शुगर लेवल गिर गया था और आप बेहोश हो गए थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विक्रांत ने पूछा। विकास ने चौंकते हुए विक्रांत को देखा। तभी जयंती बोल पड़ी, विकास, आज से आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ आज ये लोग यहाँ थे, वरना मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जयंती ने विक्रांत की ओर देखते हुए कहा, मेयर साहब, विक्रांत का मेडिसिन नॉलेज बहुत अच्छा है। वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करना जानता है। वो विक्रांत ही है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, वरना मेरी लाइलाज बीमारी ने कब की मेरी जान ले ली होती। विकास को समझाते हुए उदय ने कहा, सचमुच मुझे नहीं लगा था इतनी कम उम्र में विकास मेडिसिन्स के बारे में इतना कुछ जानता होगा। विकास ने उदय की बात सुनकर चौंकते हुए कहा,
तभी जयंती ने कहा, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं सब लोगों के लिए लंच तैयार करती हूँ। अरे रहने दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उदय ने कहा। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, अभी थोड़ी देर में लंच तैयार हो जाएगा। विक्रांत, अगर आपको चेस खेलना आता हो तो खाना बने तब तक चेस का एक गेम हो जाए, विकास ने पास ही रखे एक टेबल पर चेस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब विकास ने खुद विक्रांत से कहा तो विक्रांत मना नहीं कर पाया। विकास और विक्रांत आमने सामने बैठ गए और चेस का गेम शुरू हो गया। विक्रांत मौका देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विकास को काले जादू के बारे में कैसे बताए। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार विक्रांत ने विकास को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। विक्रांत को लगा कि अगर उसने विकास को सब कुछ नहीं बताया तो जिसने भी ये काला जादू किया था वो अब विकास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। विकास सर, गेम शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है, विक्रांत ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? विकास ने चौंकते हुए पूछा। मेरी बस एक ही शर्त है, अगर मैं ये गेम आपसे जीत गया तो मैं जो भी आपको बताऊंगा आपको उस बात पर भरोसा करना पड़ेगा, विक्रांत ने कहा। अरे तुम्हें कुछ कहना है तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, कहते हुए विकास का पूरा ध्यान चेस बोर्ड पर था। सर, मुझे लगता है कि कोई अपने फायदे के लिए आपका गलत इस्तेमाल करना चाहता है और इसीलिए किसी ने आप पर काला जादू करवा दिया है। बहुत जल्द ही आपके शरीर पर उसका असर होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप पूरी तरह किसी और के वश में हो जाओगे। कहते हुए विक्रांत के माथे पर चिंता की लकीरें थी। ये सुनकर विकास विक्रांत के चेहरे को देखने लगा। विकास ने अपने हाथ में पकड़े चेस की मोहरों को एक तरफ रख दिया और सीरियस होते हुए विक्रांत से कहा, विक्रांत, आज की पीढ़ी के होने के बावजूद तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सचमुच भूत प्रेत और काला जादू जैसी फालतू बातों पर भरोसा करते हो? मैं इन सब में नहीं मानता। उदय को लगा कि इसमें विकास की कोई गलती नहीं है। अगर उसने इतने वक्त में विक्रांत को शक्तियों नहीं देखा होता तो वो खुद भी इन सब बातों पर यकीन ना करता। लेकिन उदय को इस बार विक्रांत की बातों पर पूरा भरोसा था। विकास आगे कुछ बोलते उसके पहले ही उदय बीच में बोल पड़े, विकास सर, विक्रांत सच बोल रहा है। ये सचमुच कुछ ऐसी चीजें देख सकता है जिन्हें हम और आप आम लोग। लेकिन उदय अपनी बात पूरी करते उसके पहले ही विकास ने अपने हाथ के इशारे से उदय को बीच में ही रोक दिया। तभी जयंती बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन आप एक बार विक्रांत की पूरी बात तो सुन लीजिए। जयंती, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें भी विक्रांत की ये भूत प्रेत की बातों पर भरोसा है? विकास ने थोड़ा गुस्से में कहा। विक्रांत, ये सब झूठे ढोंगी बाबाओं के गरीब और नासमझ लोगों को ठगने के तरीके हैं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इन सब के चक्कर में फंसे हुए हो। मुझे तो लगता था कि। कहते हुए विकास बीच में ही चुप हो गए। जाहिर था कि वो विक्रांत को बातों से नाराज हो गए थे। फिर विकास ने जयंती की तरफ देखते हुए पूछा, खाना रेडी हो गया? जयंती ने हामी भर दी। विकास ने अपनी जगह से उठते हुए उदय से कहा, चलिए उदय जी, चलकर पहले लंच कर लेते हैं। जयंती ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। सब लोग लंच के लिए बैठ गए, लेकिन अभी भी माहौल थोड़ा अजीब ही था। लंच खत्म करते ही विक्रांत और उदय वहां से चले गए, लेकिन वापस जाते हुए उदय थोड़े चिंता में थे। विक्रांत, तुम्हें मेयर साहब को बचाना होगा। विकास बहुत ही ईमानदार और भले आदमी हैं। विकास जी ने हमेशा ही जनता की भलाई के लिए काम किया है। कोई तो तरीका होगा जिसकी मदद से हम विकास जी को बचा सके, उदय ने परेशान होते हुए विक्रांत से पूछा। आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई तरीका मैं जरूर निकाल लूंगा। जिसने भी ये काला जादू किया है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, विक्रांत ने उदय को जवाब दिया और कार में जाकर बैठ गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी विक्रांत के दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि आखिर कौन था जिसने विकास पर इतना शक्तिशाली वशीकरण किया था। उदय को उनके घर छोड़ने के बाद विक्रांत तुरंत वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक ख्याल आया और अपनी गाड़ी साइड में पार्क करते हुए अपना फोन उठा लिया।
विक्रांत ने उद्धम सिंह को फोन किया और कहा, अपने कुछ आदमियों को लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट किया और लोकेशन मैसेज कर दिया। थोड़ी ही देर में उद्धम सिंह दर्जनों लोगों के साथ विक्रांत के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उद्धम सिंह ने विक्रांत से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस मेरे पीछे आओ, विक्रांत ने जवाब दिया और उद्धम सिंह के साथ विकास की बिल्डिंग के बाहर जाकर खड़ा हो गया। सर, ये तो हमारे भोपाल शहर के विकास जी का घर है। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? उद्धम सिंह ने कुछ समझने की कोशिश करते हुए विक्रांत से पूछा। अगर विकास जी यहाँ से कहीं भी जाएं तो मुझे बता देना, कहकर विक्रांत अपनी कार में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। दूसरी तरफ भोपाल शहर की एक बड़ी होटल में भोपाल के 3 बड़े बिजनेसमैन बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे तो इस तांत्रिक की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने अपनी उंगली उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और काला धुआं निकलना शुरू हुआ तो मैं तो सचमुच डर गया था। उन तीनों में से एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, आउट ऑफ भोपाल में बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं और वहाँ के लोग इन तांत्रिकों पर बहुत भरोसा भी करते हैं। माना कि उनमें से बहुत सारे तांत्रिक झूठे हैं और पैसों के लिए लोगों को धोखा देते रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ तांत्रिक हैं जो काला जादू जानते हैं और वो इतने शक्तिशाली है कि आत्माओं को अपने वश में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दूसरे ने कहा, उन्हीं में से एक ही तो है ये बाबा महीधर, आउट ऑफ भोपाल के सबसे मशहूर तांत्रिक। उन्हें मनाने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ गया। अब जब बाबा महीधर ने अपना वशीकरण विकास पर कर ही दिया है तो अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस विकास की ईमानदारी हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही थी। इसलिए तो हमें तांत्रिक बाबा महीधर को बुलाना पड़ा। मैं तो बस अब विकास के आने और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने और मुहर लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। उनमें से एक ने कहा, एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो विकास चाहकर भी इसे मना नहीं कर पाएगा। उस बिजनेसमैन ने कहा जिसकी ये चाल थी। ये सुनकर वो तीनों बिजनेसमैन हंसने लगे और सामने रखी शराब पीने लगे। इधर विकास लंच करके आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ हुआ कि उनकी नींद खुल गई और वो बिना पलक झपकाए बस छत की तरफ देखने लगे। फिर विकास जी अजीब तरीके से उठकर बेड पर बैठ गए। उसके बाद किसी रोबोट की तरह उठकर अपना कोट पहना और बाहर की तरफ निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे विकास खुद ये सब नहीं कर रहे थे, कोई उनसे ये करवा रहा था। क्या हुआ विकास, कहाँ जा रहे हैं? जयंती ने पूछा, लेकिन विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। ये विकास हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे, बता के नहीं जा सकते कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। जयंती पीछे से बदबद रही थी। तभी जयंती को बाहर से विकास की कार की आवाज आई तो उसे लगा कि शायद कोई जरूरी काम होगा, तो वो नजरअंदाज करके फिर से अपने काम में लग गई। सर, बाहर आओ, विकास अपनी कार में कहीं जा रहे हैं। उद्धम सिंह ने विकास को बाहर जाते देखा तो तुरंत विक्रांत को बता दिया। विक्रांत उठकर बैठ गया और उसने विकास को ध्यान से देखने की कोशिश की। विक्रांत जानता था कि विकास अब एक ऐसे रोबोट की तरह था जिसका रिमोट किसी और के हाथ में था। विक्रांत तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उद्धम सिंह से कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें विकास जी का पीछा करना है। इसी के साथ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। विकास पीछा करते हुए विक्रांत के साथ उद्धम सिंह और उसके आदमी एक बड़ी सी होटल के बाहर पहुंच गए। एपिसोड 74 वशीकरण की ताकत। विक्रांत उद्धम सिंह के पास आया और कहा, उद्धम सिंह, अपने आदमियों से कहो कि होटल को चारों तरफ से घेर लें और जब तक मैं ना कह दूं कोई भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए। उद्धम सिंह ने सिर हिलाया, अपने साथ लाए आदमियों को ऑर्डर देते हुए जोर से कहा, इस होटल को चारों तरफ से घेर लो। जब तक विक्रांत सर नहीं कह देते इस होटल से कोई भी आदमी अंदर या बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक मक्खी भी होटल के अंदर गई या वहां से बाहर आई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धम सिंह के आदमी तो पहले से ही तैयार थे।
ऑर्डर मिलते ही दर्जनों आदमियों ने तुरंत होटल को घेर लिया। विक्रांत ने उद्यम सिंह से कहा, चलो मेरे साथ, अंदर चलते हैं। उसके ये कहते ही दोनों होटल के अंदर गए और किसी को शक न हो वैसी दूरी बनाकर विकास का पीछा करने लगे। विकास एक कमरे के अंदर गया और वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। देखो, भोपाल का मेयर कैसे आज हमारे इशारों पर नाच रहा है, कहते हुए तांत्रिक बाबा महीधर और वो तीनों बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगे। अब ये मेयर मेरे हाथों की कठपुतली है, मैं जो चाहूं इससे करवा सकता हूं, बाबा महीधर ने कहा। हाँ तो देर किस बात की, कॉन्ट्रैक्ट निकालो और साइन करवा लो, एक बिजनेसमैन ने कहा। जैसे ही उनमें से एक बिजनेसमैन ने कॉन्ट्रैक्ट मेयर विकास के हाथ में रखा, विकास ने चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर अपना साइन कर दिया। यहाँ तक कि विकास ने अपने ब्रीफकेस से मुहर भी निकाल ली और कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगा दी। काम होते हो तीनों बिजनेसमैन पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारा काम हो गया ना, अब मुझे भी अपने बाकी 50 लाख चाहिए, बाबा महीधर ने कहा। बिल्कुल बाबा, आप 50 लाख नहीं 1 करोड़ ले लो, आपने तो चमत्कार कर दिखाया। आप जानते नहीं हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हम लोगों को कितना फायदा है। एक बिजनेसमैन ने अपना फोन निकाला और पूरे 1 करोड़ बाबा महीधर के बताए खाते में डाल दिए। इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट में देखकर बाबा महीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सब मिलकर पागलों की तरह हंसते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। उद्यम सिंह ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया था। उद्यम सिंह गुस्से में अंदर आया, पीछे पीछे विक्रांत भी आ गया। सब अपनी जगह बैठ जाओ, किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उद्यम सिंह के हाथ में गन थी। उद्यम सिंह की डरावनी शक्ल और उसके हाथ में गन देखकर वो बिजनेसमैन डर से कांपने लगे। बाबा ने उद्यम सिंह के पीछे खड़े विक्रांत को ध्यान से देखा। बाबा महीधर को लग रहा था कि विक्रांत में कुछ तो खास था, लेकिन क्या? बाबा ध्यान से विक्रांत को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक को विक्रांत की शक्तियों का एहसास हो गया था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? बाबा महीधर विक्रांत को देखते हुए चिल्लाया। तुम अच्छी तरह जानते हो तांत्रिक कि हम क्या चाहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भोपाल के अंदर आकर तंत्र मंत्र से भोपाल के मेयर विकास जी को अपने वश में करने की? विक्रांत ने गुस्से में कहा। ये कहते हुए विक्रांत मेयर विकास के पास गया और विकास की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। 1 मिनट आंखों में देखने के बाद विक्रांत ने अपना हाथ विकास में माथे में पर रख दिया। इसी के साथ विकास को झटका लगा। उसका शरीर पूरी तरह कांप उठा। मैं कहाँ हूँ? चौंकते हुए विकास ने पूछा। विकास जी, इस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से आप पर वशीकरण किया हुआ था और आप इन सब के वश में थे, विक्रांत ने कहा। ये सुनने के बाद सुबह की तरह इस बार विकास ने विक्रांत से कुछ भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सदमे में गुमसुम चुपचाप बैठ गए। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। विकास साइड में जाकर ऐसे बैठ गए मानो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। तभी उद्यम सिंह ने गन उन बिजनेसमैन के माथे पर तान दी। वो सारे बिजनेसमैन डर के मारे थर थर कांपने लगे, लेकिन तांत्रिक महीधर ने अभी भी हार नहीं मानी थी। तांत्रिक महीधर ने अपना एक कपड़े का थैला निकाला और उसमें रखी माला हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही महीधर ने मंत्र पढ़ने शुरू की, कपड़े की थैली से काली धुंध के बादल निकलने लगे, जिसकी वजह से एक पल में धुएं से पूरा कमरा भर गया। ये देखकर विकास और वो 3 बिजनेसमैन बुरी तरह से डर गए। उद्यम सिंह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। उद्यम सिंह विक्रांत की शक्तियों को अच्छे से जानता था। वो अच्छे से जानता था कि ये तांत्रिक विक्रांत के आगे 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। विक्रांत ने अचानक अपना पूरा मुंह खोला और पूरा धुआं निगल लिया। ये देखकर विकास के साथ वो तांत्रिक बाबा महीधर खुद भी चौंक गया। आज के पहले तांत्रिक के सामने इतना पावरफुल कोई भी नहीं आया था कि वो उसके टोटके का जवाब दे पाता। उस तांत्रिक ने डर के मारे विक्रांत के सामने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पैसों के लालच में अपनी तांत्रिक विद्या का गलत इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तांत्रिक बाबा महीधर अपने घुटने टेक कर विक्रांत से माफी मांग रहा था। पहले विकास जी को समझाओ कि तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया था, उद्यम सिंह ने उन बिजनेसमैन से कहा। उन तीनों बिजनेसमैन में से एक विकास की तरफ देखकर बोला, सर, हम जानते थे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमने एक दूसरा तरीका निकाला। हमने तांत्रिक बाबा महेधर को मनाया और आपको वश में कर लिया ताकि हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकें। जब विकास ने पूरी बात सुनी तो वो दंग रह गया। विकास ने उठकर वो कॉन्ट्रैक्ट देखा जिस पर विकास के साइन थे और मोहर थी। विकास ने गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर विक्रांत टाइम रहते वहां नहीं आया हो तो आज वो पूरे भोपाल के सामने बदनाम हो जाता। यहाँ तक कि जांच होती तो विकास को गिरफ्तार भी किया जा सकता था। यही सब सोचते हुए विकास को चक्कर आने लगे। जोर जोर से हौंकते हुए विकास का दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रांत, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं बर्बाद हो जाता। कहते हुए विकास सच में शर्मिंदा था। भोपाल को आपकी जरूरत है सर, आप टेंशन मत लो, हमारे होते कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उन तीनों बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए उद्यम सिंह ने विकास से पूछा, सर, हमें इन तीन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जब विक्रांत ने देखा कि विकास बहुत घबराया हुआ है और विकास से कोई जवाब देते नहीं बन रहा तो विक्रांत ने कहा, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद विक्रांत विकास की तरफ मुड़ा और कहा, सर, आप घर जाकर आराम करिए। आज जो कुछ हुआ उसके बाद आपको आराम करने की जरूरत है। विकास ने हामी भरी। उद्यम सिंह ने अपने एक आदमी के साथ विकास को उसके घर के लिए रवाना कर दिया। विकास के जाने के बाद उद्यम सिंह ने विक्रांत से पूछा, सर, अब इन लोगों के साथ क्या करना है? इन्हें तालाब में फेंक दो, कम से कम वहां के मगरमच्छ का पेट तो भरेगा, विक्रांत ने जवाब दिया। तो उन सब बिजनेसमैन और तांत्रिक ने विक्रांत के पैर पकड़ लिए। लेकिन तभी विक्रांत के चेहरे पर चमक आ गई। विक्रांत जानता था कि ये सब बिजनेसमैन अभी बुरी तरीके से डरे हुए थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो इसके बदले तुम्हें एक भलाई का काम करना पड़ेगा, विक्रांत ने कहा। मतलब, कौन सा काम? वो लोग कंफ्यूज हो गए। तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों की भलाई के लिए। हालांकि अभी नहीं, वक्त आने पर मैं बताऊंगा, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की बात सुनकर उस तांत्रिक और बिजनेसमैन के चेहरे खिल गए। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे। आखिर वो सभी बहुत अमीर बिजनेसमैन थे। उन लोगों ने विक्रांत और उद्यम सिंह से वादा किया कि विक्रांत जब बोलेगा, जहां बोलेगा, वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। आखिर में इसी शर्त पर विक्रांत ने उन सबको जाने दिया। उसके बाद विक्रांत और उद्यम सिंह भी अपने आदमियों के साथ होटल से चले गए। दूसरी तरफ विकास अभी भी अपने कमरे में बैठा आज जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। विकास, क्या हुआ? आप जब से घर आए हो उदास बैठे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विकास को चुपचाप बैठा देखकर जयंती ने चिंता करते हुए पूछा। विकास जयंती को सब कुछ बताना चाहता था लेकिन विकास को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। उसने एक आह भरी और कहा, तुम्हें अपनी उस कमीनी औलाद पर नजर रखनी चाहिए जयंती। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दो। अगर उसने अब भी विक्रांत के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, समझा देना उसको। जयंती ने देखा कि विकास इतना गुस्से में था तो उसकी बात सुनने के बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। वो समझ गई थी कि विकास किसी बात से परेशान थे। दूसरी तरफ मोहित अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। मोहित, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। अविनाश, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि संध्या हम दोनों में से किसी एक को चुनने के बजाय एक भिखारी और मुजरिम से शादी करने को तैयार है, बताते हुए मोहित ने अपने दांत पीस लिए। संध्या का दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन पूरे भोपाल में ऐसा कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि संध्या को तुमसे छीन सके?
आखिर तुम भोपाल शहर के मेयर के बेटे हो? अविनाश ने चौंकते हुए पूछा। अविनाश, तुम मेरे पापा को जानते हो? पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। मैं बाहर नहीं जा सकता, वरना तो उस लड़के को मैं किसी चींटी की तरह मसल देता। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मोहित ने बताया। मदद? लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? तुम क्या हम दोनों की दुश्मनी भूल गए? अविनाश ने पूछा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन अब मैं पिछली दुश्मनी भूलकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम उस लड़के विक्रांत को हराने में मेरी मदद करते हो तो संध्या हमेशा के लिए तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए आगे से कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। साथ ही मैं अपनी एक कंपनी और कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि तुम अपना बिजनेस भोपाल में भी फैला सको। अविनाश को मनाने के लिए मोहित ने कहा। जब अविनाश ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। क्या तुम सच बोल रहे हो? अविनाश को मोहित की बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो ये कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जब तक मैं विक्रांत से अपना बदला नहीं ले लेता चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। मोहित ने कहा। ठीक है, मुझे उस लड़के की डिटेल्स भेजो। अगर अब लड़के ने संध्या के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। अविनाश ने शातिराना ढंग से कहा और फोन रख दिया। संध्या, मोहित और अविनाश तीनों स्कूल में साथ थे, लेकिन संध्या इन दोनों प्लेबॉयज को अच्छे से जानती थी। ग्रेजुएशन के बाद भी मोहित और अविनाश लगातार संध्या पीछे पड़े थे। ऐसा नहीं था कि संध्या के दीवानों की लिस्ट में बस मोहित और अविनाश ही थे। कुछ और लड़के भी थे, लेकिन मोहित ने अपने पापा की पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया और उन सब लड़कों को भगा दिया। अविनाश के पापा आर्मी में थे और इसलिए जब उनका ट्रांसफर हो गया तो अविनाश को भोपाल छोड़कर जाना पड़ा। अविनाश खुद भी पहले आर्मी में था, लेकिन फिर उसने जॉब छोड़कर बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मोहित जानता था कि अब जब वो विक्रांत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो सिर्फ अविनाश ही था जो विक्रांत को टक्कर दे सकता था। मोहित ने फोन रखा और मुड़ा तो देखा कि उसके कमरे में जयंती खड़ी थी। उसे देखकर मोहित हक्का बक्का रह गया। एपिसोड 75 विक्रांत पर गिरी बिजली। अविनाश के साथ बात करने के बाद मोहित ने फोन रखा और मुड़ा तो देखा कि उसके कमरे में जयंती खड़ी थी। उसे देखकर मोहित हक्का बक्का रह गया। माँ, आप कब आए? मोहित ने हकलाते हुए पूछा। बस अभी अभी। बेटा, क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है? जयंती ने मोहित के प्लास्टर चढ़े हाथ को देखते हुए कहा। जयंती ने उसकी बातें नहीं सुनी थी, यह जानकर मोहित ने राहत की सांस ली। माँ, आपको मेरी चिंता करने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको और पापा को मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मैं आप दोनों की औलाद हूँ भी या नहीं, गुस्से में कहते हुए मोहित ने अपनी शक्ल दूसरी तरफ कर ली। बकवास बंद करो मोहित, और तुम क्यों दिन भर अपने पापा को परेशान करते रहते हो? वो वैसे ही कितना काम करते हैं, अगर उन्हें किसी दिन तुम पर ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। जयंती ने मोहित को समझाते हुए कहा। मोहित ने जयंती की तरफ देखा और फिर बिस्तर पर लेटते हुए बोला, मॉम प्लीज मुझे सोने दो, मेरा अभी कोई भी बात करने का मूड नहीं है। जयंती ने मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, मैं बस तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि विक्रांत को अपना दुश्मन समझना बंद करो। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। आप लोग मुझे मार ही क्यों नहीं देते? मैं मर जाऊंगा तो पापा भी खुश हो जाएंगे और मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। मोहित ने गुस्से में कहा। जयंती को डर था कि अगर विकास ने कुछ सुन लिया तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए जयंती ने मोहित के साथ ज्यादा बहस नहीं की और बाहर चली गई। रात बहुत हो चुकी थी। जयंती के जाने के बाद मोहित भी चुपचाप सो गया। दूसरी तरफ विक्रांत अपने बिस्तर पर लेटा लेटा राणे और उसकी गैंग से निपटने के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते ही विक्रांत को नींद आ गई। अगली सुबह विक्रांत काफी देर से उठा। इस वक्त विक्रांत के घर पर उसके एक चाचा और उनकी फैमिली आई हुई थी। विक्रांत उन लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि इन लोगों ने विक्रांत के जेल जाने के बाद संजीव और अनीता को काफी परेशान किया था।
उन लोगों को देखते ही विक्रांत ने अनीता को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, माँ ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब हम लोग मुसीबत में थे तब तो ये हमारा मजाक बना रहे थे। अनीता ने विक्रांत को समझाते हुए कहा, इसलिए तो मैंने इनको यहाँ बुलाया है। मैं इन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जिस विक्रांत का लोग ये मजाक बनाते थे वो अब इतने बड़े में रहता है। लेकिन माँ हमें किसी को क्यों कुछ दिखाना है? और आप तो जानती हैं कि ये घर संध्या का है, हमारा नहीं है, और ये लोग कब जाएंगे यहाँ से? विक्रांत ने नाराज होते हुए कहा। अनीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी खाना खाने के बाद चले जाएंगे ये लोग, तुम जाकर एक अच्छा से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लो। विक्रांत अपने इस चचा की इतनी मेहमान नवाजी हरगिज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी माँ से बहस नहीं की। गुस्से में वो घर से बाहर निकल गया। विक्रांत ने उद्धम सिंह को कॉल कर दिया। उद्धम सिंह ने अपने ही एक रेस्टोरेंट में विक्रांत की फैमिली के लिए टेबल बुक कर दी थी। दोपहर को सब लोग वहां लंच के लिए पहुंच गए थे। टेबल पर एक तरफ विक्रांत, अनीता और संजीव बैठे थे और दूसरी तरफ विक्रांत के चाचा राजीव पाठक और चाची सुनीता पाठक और राजीव की बेटी दिशा और दामाद आकाश बैठे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। विक्रांत के चाचा राजीव पाठक और उनका दामाद आकाश दोनों ही हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। खाना खाते वक्त अनीता ने मुस्कुराते हुए राजीव से कहा, आप अपने डिपार्टमेंट में विक्रांत को भी जॉब लगवा सकते हो क्या? राजीव ने विक्रांत की तरफ देखा और ताना मारते हुए कहा, हमारे डिपार्टमेंट में जॉब करने लिए मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करनी पड़ती है। जेल गए हुए लोगों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो खास तौर पर विक्रांत को नीचा दिखाने के लिए आया था, हालांकि विक्रांत भी चुप कहा बैठने वाला था। उसने राजीव से कहा, मुझे भी आपके डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव और विक्रांत बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। राजीव ने विक्रांत को घूरा और फिर अनीता से कहा, वैसे मैं एक शर्त पर इसे जॉब दिलवा सकता हूँ। आप लोग आपका पुराना वाला घर मेरे नाम कर दीजिए, इसके बदले में मैं इसे नौकरी दिलवा दूंगा। राजीव की बात सुनते ही विक्रांत झट से खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या आपके? और हम आपको अपना घर क्यों देंगे? वो मेरी जन्मभूमि है, वो मेरा अपना घर है, किसी भी कीमत पर मैं उस घर को किसी को नहीं देने वाला। राजीव भी गुस्से में खड़ा हुआ और विक्रांत पर चिल्लाया, तुम्हारा उस घर से क्या लेना देना है? और तुम्हारी कौन सी जन्मभूमि है? तुम्हें तो भाई और भाभी सड़क से उठा कर लाए थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि किसकी औलाद हो तुम। हमारे पाठक खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं किस गंदी नाली की पैदाइश हो तुम। राजीव की बात सुनते ही विक्रांत के होश उड़ गए। संजीव और अनीता भी टेंशन में आ गए। राजीव की आंखों में आंखें डालकर विक्रांत ने कहा, क्या कहा तुमने? अगर तुम मेरे चाचा नहीं होते ना, तो कसम से अभी यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती। विक्रांत को इतने गुस्से में देखकर राजीव घबरा गया। अनीता ने विक्रांत से कहा, विक्रांत पीछे हटो, तुम्हारे चाचा को तो होश नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो समझदार हो ना बेटा। विक्रांत की आंखों में इस वक्त जानलेवा इरादा झलक रहा था। विक्रांत की रिंग भी कभी रेड और कभी ग्रीन ब्लिंक कर रही थी। विक्रांत ने अनीता से कहा, माँ चलिए यहाँ से, मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। संजीव, अनीता और विक्रांत रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। विक्रांत ने अनीता से कहा, माँ आप और पापा घर चलिए, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ किसी से झगड़ा मत करना, अनीता ने धीमी आवाज में विक्रांत से कहा। विक्रांत ने सिर हिलाया। उन दोनों को ऑटो में बैठाने के बाद विक्रांत वापस अंदर आ गया। दरअसल इसी रेस्टोरेंट में विकास विक्रांत से मिलने आने वाला था। इधर विक्रांत से डांट खाने के बाद राजीव टेंशन में आ गया था और एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। विक्रांत वापस आकर राजीव के सामने बैठ गया। तभी एक वेटर वाइन की बोतल लेकर वहां आ गया। राजीव ने वेटर से कहा, हमने कोई वाइन नहीं मंगवाई है सर, ये उद्धम सिंह सर ने आपके लिए भेजी है। वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजीव खुश हो गया। राजीव को लगा उद्धम सिंह ने उसके लिए वाइन भेजी थी। राजीव और आकाश ने अपने अपने गिलास में वाइन डाल ली।
तभी विकास भी रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। उद्धम सिंह ने बाहर आकर विकास का स्वागत किया और फिर उन्हें अंदर विक्रांत से मिलने के लिए ले आया। जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला, राजीव की नज़र विकास पर पड़ी। राजीव दौड़कर विकास के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, सर आप यहाँ कैसे? तुम कौन हो? विकास ने शॉक्ड होते हुए पूछा। राजीव ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, सर मेरा नाम राजीव पाठक है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तभी विकास की नज़र विक्रांत पर पड़ी। विकास ने राजीव को इग्नोर कर दिया और मुस्कुराते हुए विक्रांत की तरफ बढ़ गया और विक्रांत से कहा, सर कैसे हैं आप? मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। कल आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको मिलकर थैंक यू कहना चाहता था। विकास को विक्रांत से इतने सम्मान के साथ बात करते देख राजीव शॉक्ड हो गया। राजीव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भोपाल के मेयर ने विक्रांत को सर कहकर पुकारा था। विक्रांत खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उसने विकास से हाथ मिलाया। तभी उद्धम सिंह की नज़र विक्रांत के खाली गिलास पर पड़ी। उद्धम सिंह ने मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, सर अगर ये वाइन आपको बहुत पसंद है तो मैं 2 बोतल और मंगवा देता हूँ। कौन सी वाइन? विक्रांत ने पूछा। उद्धम सिंह ने वाइन की खाली बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये वाइन जो मैंने आपके लिए भेजी थी। विक्रांत ने आकाश और राजीव की तरफ इशारा करते हुए उद्धम सिंह से कहा, ये लोग तो कह रहे हैं कि तुमने इनके लिए भेजी है, मुझे तो इसमें से एक घूंट भी नहीं मिली। उद्धम सिंह ने घूर कर राजीव और आकाश की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उद्धम सिंह ने आकाश को एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर आकाश और राजीव की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग हो कौन जो मैं तुम लोगों के लिए वाइन भेजूंगा? फिर उद्धम सिंह ने राजीव को मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ लिया। राजीव ने हकलाते हुए कहा, सर हमसे गलती हो गई, मैं इस वाइन के पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज हमें छोड़ दो। उद्धम सिंह ने राजीव को धक्का दिया और कहा, इस एक बोतल की कीमत 50,000 है, अभी के अभी पैसे निकालो। कीमत सुनकर आकाश और राजीव दोनों शॉक्ड हो गए। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं अभी आपको 50,000 ट्रांसफर कर दूंगा। सिर्फ 50,000 नहीं, 70,000 ट्रांसफर करो। 20,000 तुम्हारा खाने का बिल बना है, वो भी चाहिए मुझे। उद्धम सिंह ने गुस्से में कहा। राजीव ने डरते डरते उद्धम सिंह से कहा, लेकिन वो खाना तो विक्रांत। शट अप, अगर यहाँ से सही सलामत निकलना चाहते हो तो फटाफट 70,000 ट्रांसफर करो। उद्धम सिंह ने राजीव को डांटते हुए कहा। राजीव ने अपना फोन निकाला और उद्धम को 70,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। विक्रांत ने राजीव और आकाश की तरफ इशारा करते हुए विकास से कहा, मेयर साहब आप भी इन लोगों पर निगरानी रखिए, मुझे तो लगता है ये लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी पक्का कोई ना कोई घपला कर रहे होंगे। विकास ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं इन लोगों की जांच करवाऊंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। राजीव और आकाश डरे हुए थे और विक्रांत को घूर रहे थे। तभी विकास का फोन बजा। विकास ने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डालने के बाद विक्रांत से कहा, सर मुझे अभी निकलना होगा, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। कहते हुए उसने अपना फोन दिखाया। विक्रांत ने हामी भरी और विकास को छोड़ने के लिए बाहर तक आ गया। विकास को गाड़ी में बैठाने के बाद विक्रांत भी घर की तरफ निकलने ही वाला था। तभी उसे एक ऑटो में से अनीता और संजीव उतरते हुए दिखे। विक्रांत दौड़कर उनके पास गया। अनीता बहुत डरी हुई थी। विक्रांत को देखते ही अनीता ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया। धीमी आवाज में विक्रांत ने कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन आप लोग वापस क्यों आ गए? अनीता ने विक्रांत से कहा, वो मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। विक्रांत ने अनीता की तरफ देखा और कहा, मुझे क्या होगा, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो अभी घर चलो। वो तीनों वापस घर के लिए निकल गए। वापसी के रास्ते में अनीता ने कसकर विक्रांत का हाथ पकड़ रखा था। अनीता बहुत डरी हुई लग रही थी। विक्रांत अनीता और संजीव से पूछना चाहता था कि क्या राजीव ने कहा था वो सच था, लेकिन उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। घर पहुंचते ही विक्रांत अपने कमरे में चला गया और मेडिटेशन करने बैठ गया। ध्यान लगाने के लिए
विक्रांत ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके कानों में राजीव के शब्द गूंजने लगे, तुम्हें तो सड़क से उठाकर लाए थे, पता नहीं किसकी औलाद हो तुम। बार बार विक्रांत को यही शब्द सुनाई दे रहे थे। वो अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। विक्रांत लगातार ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। रात को जब खाना खाने के लिए अनीता ने विक्रांत को बाहर बुलाया, तो विक्रांत का मुंह उतरा हुआ था। वो बहुत मायूस लग रहा था। विक्रांत को ऐसे देखकर अनीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, विक्रांत ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। फिर सब लोग खाना खाने बैठ गया। विक्रांत जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहा था। संजीव और अनीता एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमेशा खाना खाते वो तीनों खूब हंसी मजाक किया करती थी, लेकिन आज सब शांत बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अनीता विक्रांत की तरफ देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। विक्रांत ने जल्दी से खाना खाया और वापस अपने रूम में चला गया। विक्रांत के जाने के बाद अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए संजीव ने कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, देखो आज नहीं तो कल ये दिन तो आना ही था। मुझे लगता है अब विक्रांत बड़ा हो चुका है और अब हमें उसे सब सच सच बता देना चाहिए। अनीता ने रोते हुए संजीव से कहा, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने विक्रांत से बहुत प्यार करती हूँ। इतने सालों से मैंने इसे अपना बच्चा समझकर ही पाला है। उस राजीव को विक्रांत के सामने ये सब बताने की क्या जरूरत थी? संजीव ने अनीता के आंसू पोंछे और अनीता के हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है तुम विक्रांत से बहुत प्यार करती हो। मैं भी विक्रांत से उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन हमें इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। विक्रांत को हक है कि वो अपने असली माता पिता के बारे में जाने, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विक्रांत को सच पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, और विक्रांत चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, अनीता ने कांपते हुए कहा। एपिसोड 76 माँ से मुलाकात। अगर विक्रांत चला भी जाएगा तो मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। जाना या नहीं जाना विक्रांत का अपना फैसला है, हम उसे जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, संजीव ने अनीता को समझाते हुए कहा। अनीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। संजीव की बात सुनने के बाद अनीता ने अपने आंसू पोंछे और संजीव से कहा, आप जाए और विक्रांत को बाहर बुलाए, हम अभी विक्रांत से बात करेंगे। संजीव वहां से उठे और विक्रांत के रूम का दरवाजा खटखटाया और धीमी आवाज में बोले, विक्रांत एक बार बाहर आओ, मुझे और तुम्हारी माँ को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रांत को आभास हो गया था कि उसके माता पिता उससे क्या बात करने वाले थे। विक्रांत ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गया। सब लोग आकर हॉल में बैठ गए। कुछ देर तक तीनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर संजीव ने पहल की और धीमी आवाज में विक्रांत से कहा, विक्रांत अब तुम बड़े हो गए हो, भला बुरा सब समझने लगे हो, इसलिए कुछ बातें तुम्हारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए संजीव ने अनीता की तरफ देखा। अनीता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। विक्रांत खड़ा हुआ और अनीता के पैरों में जाकर बैठ गया और अनीता के हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ है माँ, आप रो क्यों रही हो? खुद पर काबू करने की कोशिश करते हुए अनीता हकलाते हुए बोली, विक्रांत बेटा, तुम्हारे चाचा ने ठीक कहा था, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। 21 साल पहले सर्दियों की एक रात में मैं और तुम्हारे पापा बाहर से खाना खाकर घर आ रहे थे। तभी हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने इधर उधर देखा तो एक बच्चा सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर ठंड से लाल हो रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया। मैं उसे घर ले आए। वो बच्चा और कोई नहीं, तुम थे बेटा। इतना कहकर अनीता जोर जोर से रोने लगी। विक्रांत ने अनीता को गले से लगा लिया और फिर कहा, माँ प्लीज रोना बंद करो, चाहे जो भी हो आप ही मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी। मुझे पता है आपने मुझे कैसे पाला है। मुझे आज भी याद है जब मैं 5 साल का था, मुझे एक बार बुखार हो गया था और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी आप अपने सीने से लगाकर मुझे हॉस्पिटल तक ले गई थी। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। विक्रांत और अनीता दोनों की आंखों में आंसू थे। संजीव ने गहरी सांस लेकर विक्रांत से कहा, विक्रांत तुम्हें पता है
जब तुम घर में आ गए थे तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि हमें अब और बच्चे नहीं चाहिए, अब से सिर्फ विक्रांत ही मेरा बेटा है। विक्रांत ने कांपती हुई आवाज में अनीता से पूछा, माँ मेरे असली माँ बाप कौन हैं? और वो लोग कहाँ रहते हैं? अनीता उठकर अंदर गई और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर आई। बक्से में एक लाल कपड़े में एक ताबीज लपेटा हुआ था। ताबीज को विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए अनीता ने कहा, बेटा जब तुम हमें मिले थे तब तुम्हारे गले में ये ताबीज बंधा हुआ था। शायद तुम्हारे माँ बाप ने इसे बांधा होगा। इसके अलावा तुम्हारे माँ बाप के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। विक्रांत ने जैसे ही वो ताबीज पकड़ा उसे एक जोर का झटका सा लगा। ये झटका ठीक वैसा ही था जैसा विक्रांत को ओंकारनाथ की रिंग पहनते हुए लगा था। संजीव ने धीमी आवाज में विक्रांत से कहा, विक्रांत अगर तुम अपने माँ बाप को ढूंढना चाहते हो और उनके पास जाना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, आखिर ये तुम्हारा हक है। विक्रांत ने संजीव और अनीता की तरफ देखते हुए कहा, माँ पापा मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ और मुझ पर आपका अधिकार है, आप दोनों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विक्रांत की बात सुनकर संजीव और अनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। संजीव ने विक्रांत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो और आज के बाद अगर किसी ने कहा कि तुम सड़क पर मिले थे तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे वो फिर मेरा भाई ही क्यों ना हो। सब लोग हंसने लगे। पाठक परिवार एक साथ खुश लग रहा था। थोड़ी देर तक संजीव और अनीता से बात करने के बाद विक्रांत फिर से अपने बेडरूम में आ गया। वो ध्यान से उस ताबीज को पलट पलट कर देख रहा था। उस ताबीज से विक्रांत को अपनेपन की महक आ रही थी। विक्रांत अनीता और संजीव के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। तभी विक्रांत को एक टीवी सीरियल का सीन याद आया जिसमें हीरो को एक ताबीज मिला था और उस ताबीज पर जब हीरो ने अपने खून की बूंद टिपकाए तो ताबीज खुल गया था। विक्रांत मन ही मन में बड़बड़ाया, हाँ मैं भी इस ताबीज पर खून की बूंद डालता हूँ, शायद ये खुल जाए जिससे मुझे अपने माता पिता के बारे में कोई हिंट मिल जाए। विक्रांत ने जल्दी से ड्रॉअर खोला और उसमें से एक पिन निकाली। अपनी उंगली में पिन मारकर विक्रांत ने खून की कुछ बूंदें ताबीज पर टपका दी। ताबीज पर खून गिरते ही अचानक कमरे में लाल रोशनी फैल गई और ताबीज में से सफेद धुआं निकला। कुछ ही सेकंड्स बाद सफेद साड़ी पहने एक औरत वहां प्रकट हो गई। उसको देखते ही विक्रांत डर गया। डरते हुए विक्रांत ने कहा, कौन है आप? विक्रांत अपने कदम पीछे हटा रहा था। आंखों में आंसू भरकर उस औरत ने कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। वो औरत धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़ रही थी। विक्रांत ने हकलाते हुए कहा, दूर रहो, मेरे पास मत आओ बेटा, तुम्हें उस दिन वहां छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ती तो वो लोग तुम्हें मार डालते, औरत ने धीमी आवाज में कहा। विक्रांत ने शॉक्ड होते हुए पूछा, कौन लोग? कौन मारना चाहता है मुझे? उसने विक्रांत की बात का जवाब नहीं दिया और आगे कहा, बेटा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते और तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग आम इंसान नहीं हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आम इंसान बने रहे हो। तुम्हें जिंदा देखकर तुम्हारी माँ को सुकून मिलता रहेगा। अपनी माँ की बातों को याद रखना बेटा, कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना और 1 जुलाई को कहीं भी मत जाना बेटा, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। ये कहने के बाद धीरे धीरे औरत धुंधली हो गई और फिर गायब हो गई। विक्रांत जोर से चिल्लाया, रुकिए, 1 जुलाई को क्या होने वाला है? कुछ देर तक विक्रांत ऐसे ही चिल्लाता रहा, फिर वो बड़बड़ाने लगा, 1 जुलाई? ये 1 जुलाई का क्या चक्कर है? ओंकारनाथ ने कहा था 1 जुलाई को कोई मुझे लेने आएगा और अब ये कह रही है मुझे कहीं नहीं जाना है। क्या ये औरत सच में मेरी माँ है? आखिर कौन हूँ मैं? विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया था। बहुत देर तक विक्रांत वैसे ही बैठा रहा। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही उसे नींद आ रही थी। विक्रांत अपना सिर पकड़कर बैठा था। दूसरी तरफ इसी समय सत्या एक बार में बैठा बैठा बियर पी रहा था। उसके सामने बहुत सी बियर की खाली बोतलें पड़ी थी। इसी समय एक कार बाहर आकर रुकी। कार में से श्रुति उतरी और जल्दी से बाग के अंदर चली गई।
श्रुति को पता था कि विक्रांत अब उससे कभी भी बात नहीं करेगा, इसलिए श्रुति फिर से सत्या के करीब आना चाह रही थी। श्रुति सत्या के टेबल पर पहुंची और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। सत्या, तुम क्यों इतनी शराब पी रहे हो? इससे तुम्हें ही नुकसान होगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो घर चलो अभी। सत्या इस वक्त बहुत नशे में था। उसने आंख उठाकर श्रुति की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम मेरी शराब चुराने आए हो। मैं पीने ही तुम्हारी वजह से लगा हूँ। अगर तुम मुझे ना मिलती तो वो विक्रांत क्यों मेरे पीछे पड़ता? तुम्हारी वजह से उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। सारे समाज में तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। निकल जाओ यहाँ से और कोई अच्छी सी जगह देखकर मर जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। श्रुति शर्मिंदा हो रही थी। धीमी आवाज में श्रुति ने सत्या से कहा, सत्या, तुम विक्रांत से इतना डरते क्यों हो? अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं किसी से नहीं डरता, मैं बिल्कुल नहीं डरता। सत्या नशे में ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। श्रुति ने सत्या का हाथ पकड़ा और फिर कहा, अगर नहीं डरते तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें डर है ना कि अगर विक्रांत ने फिर से शादी रुकवा दी तो तुम क्या करोगे? सत्या ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाते हुए बोला, मैं किसी से नहीं डरता, कोई भी मुझे नहीं डरा सकता। तभी सामने से एक लड़का ताली बजाता हुआ अंदर आया। सत्या के नजदीक आकर वो बोला, वाह वाह वाह, त्रिपाठी फैमिली के इकलौते वारिस को एक मामूली से लड़के ने इतना डरा दिया। सत्या उस लड़के की तरफ बिना देखे ही चिल्लाया, कौन बदतमीज भौंक रहा है? फिर सत्या ने जैसे ही सिर उठाकर देखा तो वो शॉक्ड हो गया। सत्या के सामने मुंबई का एक बड़ा बिजनेसमैन अविनाश खड़ा था। उसको देखते ही सत्या ने धीमी आवाज में कहा, अविनाश सर, आप यहाँ भोपाल में? कब, कैसे? अविनाश ने ऊपर से नीचे तक सत्या को देखा और फिर कहा, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर अविनाश बाहर जाकर अपनी रोल्स रॉयस में बैठ गया। श्रुति ने सत्या को सहारा दिया और उसे बाहर लेकर गई। श्रुति ने सत्या को कार में बैठाया। अविनाश ने श्रुति से कहा, तुम भी बैठो। सत्या और श्रुति के बैठते ही कार चल पड़ी। अविनाश उन लोगों को एक सुनसान एरिया में लेकर गया। रात का माहौल काफी डरावना लग रहा था। अब तक सत्या का नशा भी उतर चुका था। सत्या ने धीमी आवाज में अविनाश से पूछा, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ड्राइवर ने कार सड़क के एक तरफ खड़ी कर दी। अविनाश ने ड्राइवर और श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। उन दोनों के उतरते ही अविनाश ने सत्या से पूछा, तो ये श्रुति तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ। नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सत्या ने हकलाते हुए जवाब दिया। अविनाश ने गुस्से में सत्या को घूरा और ऊंची आवाज में कहा, काय झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है ये लड़की पहले विक्रांत की गर्लफ्रेंड थी और अब विक्रांत के डर की वजह से ही तुमने इसके साथ ब्रेकअप किया है। सत्या शॉक्ड हो गया। सत्या ने अविनाश से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? अविनाश ने सत्या की तरफ देखकर कहा, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ विक्रांत से बदला लेना चाहते हो या नहीं? सत्या ने नजरें झुकाकर अविनाश से कहा, मैं उससे बदला नहीं ले सकता। विक्रांत अकेला नहीं है, उसके साथ उद्धम सिंह और जसपाल जैसे लोग हैं, और उन लोगों के साथ मैं कैसे पंगा ले सकता हूँ? उन सब से मैं निपट लूंगा। तुम आराम से सोच लो, विक्रांत से बदला लेने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अविनाश ने जवाब दिया। सत्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सत्या ने अविनाश से पूछा, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इसमें आपका क्या फायदा है? अविनाश ने हल्के से मुस्कुराते हुए सत्या से कहा, संध्या, मुझे संध्या चाहिए। अगर विक्रांत रास्ते से हट गया तो संध्या और अविनाश के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। सत्या शॉक्ड हो गया, लेकिन सत्या ने संध्या और अविनाश की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। सत्या ने कुछ देर तक सोचा और फिर खुश होते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। विक्रांत को जान से मार डालो, लेकिन चिंता मत करो, ये काम तुम्हें अकेले नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्रेन्ड फाइटर्स को भेजूंगा, अविनाश ने जवाब दिया। सत्या थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। सत्या ने अविनाश से पूछा, लेकिन अगर संध्या और उसके पापा को ये सब पता चल गया तो?
वो लोग उद्यम सिंह को बोलकर मुझे मरवा डालेंगे। तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शाह फैमिली को मैं संभाल लूंगा, तुम खाली उस विक्रांत का गेम बजा दो, आगे बढ़ो और जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाओ। अविनाश ने मुस्कुराते हुए सत्या से कहा। अविनाश का सपोर्ट पाकर सत्या अब कॉन्फिडेंट हो गया था। सत्या ने हंसते हुए अविनाश से कहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अविनाश ने मुस्कुराते हुए सत्या की पीठ थपथपाई। एपिसोड 78 किडनैप। उद्धम को खुद पर यकीन नहीं था कि वो सामने खड़े शमशेर को हरा सकता था। उद्धम सिंह ने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, सर मैं राणे को तो फिर भी मार सकता हूँ, लेकिन इस शमशेर का सामना नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, आगे बढ़ो और मुकाबला करो। उद्धम सिंह के कंधे पर हाथ रखकर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है सर, अब देखिए आप उद्धम सिंह की ताकत। इतना कहकर उद्धम सिंह आगे बढ़ा। उसने जैसे ही शमशेर को मुक्का मारा, शमशेर ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुल फोर्स से उद्धम सिंह को एक किक मारी। उद्धम सिंह लगभग 20 मीटर दूर जाकर गिरा। उद्धम सिंह डर गया था। अब शमशेर दौड़कर उद्धम सिंह के पास पहुंचा और उद्धम सिंह को ऊपर उठाकर शमशेर ने उसे 2-3 मुक्के मारे। तभी विक्रांत ने अपनी उंगली हवा में लहराए। उसकी शर्ट से एक बटन बुलेट की स्पीड से निकलकर शमशेर के हाथ में जा लगा। शमशेर ने झटके से उद्धम सिंह को छोड़ दिया। शमशेर ने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा। उधर से गुस्से में शमशेर का बॉडीगार्ड विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो विक्रांत के पास पहुंचा, विक्रांत ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। बॉडीगार्ड के मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। विक्रांत की तरफ उंगली दिखाता हुआ वो जमीन पर जा गिरा। जब शमशेर ने देखा कि उसका बॉडीगार्ड मर गया, तो गुस्से में शमशेर विक्रांत की तरफ देखते हुए चिल्लाया, तुमने मेरे बॉडीगार्ड को मार दिया, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इफ सपोर्ट लाइन ब्रेक न्यू लाइन एंड इफ। विक्रांत इस वक्त बहुत ही शांत खड़ा था। मुस्कुराते हुए विक्रांत ने शमशेर से कहा, अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड हमें मारने की कोशिश करेंगे तो हम क्या मार खाते रहेंगे? मैं तो तुम्हें भी एडवाइस दे रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। विक्रांत की बात सुनकर उसकी तरफ घूरते हुए शमशेर ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, अपने आप को दबंग मत समझो। विक्रांत की आंखें अब लाल हो चुकी थी। शमशेर की तरफ देखते हुए विक्रांत ने कहा, जब आसमान पागल होता है तो पानी बरसता है, और जब मैं पागल होता हूँ तो खून बरसता है। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत की बात सुनकर शमशेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बच्चे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे मेरे पास लड़ाई कैसे करनी है, ये सीखने आते हैं। विक्रांत को शमशेर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए शमशेर ने अपने साथियों से कहा, मुझे लगता है इस लड़के की इतने दिन की ही जिंदगी थी, मारो इसे, खत्म करो जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शमशेर के साथियों ने विक्रांत को घेर लिया। विक्रांत के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मुस्कुराते हुए विक्रांत ने शमशेर से कहा, तुम अगर अपनी आंखों से अपने सभी साथियों की मौत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने दूर से ही उन लोगों की तरफ अपने हथेली से फोर्स किया। अचानक सब लोग हवा में उड़ गए। ये सब किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। शमशेर शॉक्ड हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शमशेर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब हकीकत था। शमशेर अब डर के मारे कांपने लगा था। उसने विक्रांत के सामने हाथ जोड़ लिए और डरे हुए स्वर में शमशेर ने विक्रांत से कहा, मुझे छोड़ दो, तुम सच में बहुत पावरफुल हो, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। इतना कहकर शमशेर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। राणे भी डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। वो भी बाहर निकला और शमशेर के पीछे पीछे हो लिया। उनको जाते देख विक्रांत ने पीछे से जोर से आवाज लगाई, मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन दी है क्या? तुम लोग यहाँ आए अपने मर्जी से थे, अब जाओगे मेरी मर्जी से। विक्रांत की आवाज सुनते ही राणे और शमशेर के पैर वहीं के वहीं रुक गए। शमशेर डरते डरते वापस मुड़ा और हकलाते हुए धीरे से बोला, देखो
तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं बहुत बड़ी गैंग से हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लोग तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शमेश्वर की तरफ देखकर विक्रांत जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारा घमंड तो बहुत जल्दी झड़ गया। देखो यार, तुम किसी के भी गैंग से क्यों ना हो, कल को तुम्हारे लोग मुझे मार ही क्यों ना दें, लेकिन अभी तुम मेरी रेंज में हो और यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं लौट सकते। डर के मारे शमशेर के हाथ पैर कांपने लगे। विक्रांत उसके सामने खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। शमशेर को पता था कि अब उसके पास विक्रांत पर हमला करने के अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं था। शमशेर दौड़कर विक्रांत के पास पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से विक्रांत को मुक्का मारने लगा। विक्रांत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो शांत खड़ा था। शमशेर के प्रहारों से विक्रांत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 5-7 मुक्के मारने के बाद शमशेर के हाथ सुन्न हो गए और वो थक गया। शमशेर अपने घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से हौंफने लगा। विक्रांत के चेहरे पर अब भी स्माइल थी। विक्रांत ने शमशेर का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और जोर से एक मुक्का मारा। अगले ही पल शमशेर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये नज़ारा देखकर राणे की टांगें कांपने लगी। राणे ने विक्रांत के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे छोड़ दो, मेरी जान के बदले में मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं भोपाल से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। विक्रांत ने कॉलर पकड़कर राणे को ऊपर खींचा और आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, आज ही मेरे शहर से निकल जाओ। तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो आज से उद्धम सिंह के नाम होगी। ये सुनते ही राणे ने हाँ में अपना सर हिलाया। थैंक यू कहते हुए वो वहां से भाग निकला। उसके जाते ही विक्रांत ने उद्धम सिंह से कहा, इसके ऊपर नजर रखना और इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेना। उद्धम को समझाने के बाद विक्रांत वहां से सीधा संध्या के घर की तरफ निकल गया। विक्रांत को कुछ मेडिसिन्स के बारे में उदय से बातचीत करनी थी। उधर संध्या घर पर मायूस बैठी थी। संध्या को ऐसे गुमसुम बैठे देखकर उदय ने कहा, क्या हुआ संध्या, तुम परेशान लग रही हो, विक्रांत से बात नहीं हुई क्या? विक्रांत इन दिनों बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से वो संध्या से मिलने का टाइम नहीं निकाल पा रहा था। संध्या ने उदय से कहा, मुझे विक्रांत से कोई बात करनी ही नहीं है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। संध्या और उदय बात कर ही रहे थे, तभी विक्रांत वहां पहुंच गया। विक्रांत को देखते ही संध्या का चेहरा खुशी से खिल उठा। विक्रांत की तरफ दौड़ते हुए संध्या ने कहा, विक्रांत मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी, तुम मुझसे मिलने आए हो ना? मुझे पता ही था तुम बहुत देर तक मुझे बिना देखे नहीं रह सकते। नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो अंकल से कोई जरूरी बात करने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत का जवाब सुनते ही संध्या फिर से मायूस हो गई। विक्रांत ने संध्या का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच में सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, संध्या ने गुस्से में कहा और फिर अंदर चली गई। उदय ने हंसते हुए विक्रांत से कहा, आओ आओ विक्रांत बैठो, बताओ क्या लोगे? विक्रांत उदय के बगल में जाकर बैठ गया। वो दोनों दवाई के बारे में चर्चा करने लगे। दूसरी तरफ अविनाश अपनी रोल्स रॉयस में श्रुति के साथ बैठा था। अविनाश ने सत्या को कॉल लगाया और उससे कहा, सत्या तुम कुछ कर पाओगे या नहीं? अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, मैं क्या करूं? इन दिनों में संध्या घर से बाहर ही नहीं निकल रही, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी मैं क्या ही कर सकता हूं? सत्या ने जवाब दिया। ये सुनकर अविनाश ने गुस्से में बोला, तो तुम क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? संध्या को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढो, कल तक संध्या किसी भी हाल में किडनैप हो जानी चाहिए। सत्या ने थोड़ा सोचकर कहा, सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक गजब का आइडिया है जिससे हम आज ही संध्या को किडनैप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे श्रुति की मदद चाहिए। इन सब में श्रुति क्या कर सकती है? अविनाश ने हैरानी के साथ पूछा। सत्या ने अविनाश को अपना प्लान समझाते हुए कहा, श्रुति संध्या को फोन करेगी और विक्रांत का नाम लेकर संध्या को बाहर मिलने के लिए बुला लेगी। विक्रांत का नाम सुनते ही संध्या दौड़ती हुई बाहर आ जाएगी
उसके बाहर निकलते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने श्रुति की तरफ देखा और फिर सत्या से कहा, ठीक है, मैं अभी श्रुति को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे आज बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अविनाश ने फोन रख दिया और फिर श्रुति से कहा, जाओ उससे मिलो और जल्द से जल्द संध्या को घर से बाहर बुलाओ। मुझे नहीं जाना उसके पास, श्रुति ने नाराज होते हुए कहा। अविनाश ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूछा नहीं, ऑर्डर दिया है। श्रुति डर गई और झट से गाड़ी से उतर गई। उसने तुरंत सत्या को कहा, जल्दी से संध्या का नंबर मैसेज करो। श्रुति को इतने एटीट्यूड में देखकर सत्या शॉक्ड हो गया। हालांकि अविनाश की वजह से उसने श्रुति को कुछ भी ना बोलते हुए इसे संध्या का नंबर दे दिया। दूसरी तरफ उदय से मिलने के बाद विक्रांत संध्या से बात किए बिना ही निकल गया था, जिस वजह से संध्या मायूस बैठी थी। तभी संध्या का फोन बजा। संध्या ने देखा कॉल अननोन नंबर से आया था। संध्या ने फोन उठाते ही पूछा, कौन? हाय संध्या, श्रुति दिस साइड। मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे विक्रांत के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी एमजी रोड पर हूँ, तुम कितनी देर में यहाँ पहुँच सकती हो? फोन पर दूसरी तरफ से श्रुति की आवाज आई। संध्या को श्रुति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। गुस्से में संध्या ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए फ्री बैठी हूँ? जो तुम जहाँ कहोगी वहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं तो विक्रांत के बारे में तुम्हें एक खास बात बताना चाहती थी, तुम्हें नहीं सुननी हो तो मुझे क्या। इतना कहकर श्रुति ने बिना संध्या का जवाब सुने फोन रख दिया। विक्रांत को लेकर संध्या बहुत सेंसिटिव थी। संध्या को बेचैनी सी होने लगी। मन ही मन में संध्या बोली, इसको विक्रांत के बारे में क्या बात करनी है? मुझे जाकर पता करना ही होगा कि आखिर मैटर क्या है। संध्या ने अपनी गाड़ी निकाली और जल्दी से एमजी रोड पहुंच गई। श्रुति वहां पहले से ही संध्या का इंतजार कर रही थी। श्रुति को देखते ही संध्या ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें विक्रांत के बारे में? श्रुति ने मुस्कुराते हुए संध्या से कहा, तुम्हारा विक्रांत जल्द ही मरने वाला है। श्रुति की बात सुनकर संध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्रुति की तरफ बढ़ते हुए संध्या ने कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? विक्रांत को मारना तो दूर, विक्रांत की तरफ देखने वाले की भी मैं आंखें नोच लूंगी। तभी सत्या दो लोगों के साथ तेजी से दौड़ता हुआ वहां आ गया। सत्या को देखते ही संध्या डर गई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। संध्या की तरफ इशारा करते हुए सत्या ने अपने आदमियों से कहा, पकड़ लो इसे। संध्या अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी उनमें से एक ने संध्या को पकड़ लिया और दूसरे ने क्लोरोफॉर्म सूंघाकर संध्या को बेहोश कर दिया और एक गाड़ी में डालकर वहां से चले गए। रास्ते में संध्या का फोन बजा। उन लोगों ने संध्या का फोन निकाल कर देखा। उदय का कॉल आ रहा था। उनमें से एक ने फोन उठाया। उधर से उदय की आवाज आई, संध्या बेटा, बिना बताए कहाँ निकल गई तुम? जल्दी से घर आओ, हमें अभी किसी से मिलने जाना है। इधर से किडनैपर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। इतना बोलकर किडनैपर ने फोन कट किया और फिर संध्या का फोन ऑफ कर दिया। उधर से उदय फोन पर चिल्लाते रहे। एपिसोड 79 पुरानी फैक्ट्री। उदय ने दोबारा संध्या को कॉल लगाया, लेकिन इस बार संध्या का फोन ऑफ आ रहा था। उदय के माथे पर पसीना आ गया और उनके हाथ पैर कांपने लगे। कांपते हुए हाथों से उदय ने विक्रांत को कॉल लगाया। विक्रांत के फोन उठाते ही उदय ने कहा, विक्रांत, संध्या कहीं चली गई है। मैंने जब उसे कॉल लगाया तो किसी अनजान आदमी ने उसका फोन उठाया और अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उदय की डरी हुई आवाज सुनकर विक्रांत ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा संध्या को, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। इतना बोलकर विक्रांत ने फोन रखा और तुरंत अपने घर से उदय के घर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर निकलते ही विक्रांत ने उद्धम को कॉल लगाकर उससे कहा, जल्दी से अपने लोगों को हर जगह फैला दो और शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। संध्या गायब है और मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जब विक्रांत संध्या के घर से निकला था तब से उसकी रिंग भी लगातार रेड ब्लिंक कर रही थी, पर तब उसने ध्यान नहीं दिया था। रास्ते में विक्रांत ने संध्या को कई बार कॉल लगाया,
लेकिन संध्या का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। विक्रांत का आदेश मिलते ही उद्धम सिंह ने अपने लोगों को भोपाल में फैला दिया। विक्रांत जल्दी से उदय के घर पहुंचा। इस वक्त उदय बाहर ही खड़े थे और विक्रांत का इंतजार कर रहे थे। विक्रांत को देखते ही उदय उसकी तरफ बढ़े, पर वो कुछ बोले उससे पहले ही विक्रांत ने उदय से कहा, अंकल, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने उद्धम सिंह को बोल दिया है, उसके आदमी जल्द ही संध्या को ढूंढ निकालेंगे। विक्रांत के दिल की धड़कन इस वक्त तेज हो रही थी। तभी उसे उद्धम का कॉल आया। उसने विक्रांत को बताया, सर, संध्या जी की कार एमजी रोड पर मिली है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। यहाँ किसी ने बताया कि कुछ लोग संध्या जी को गाड़ी में डालकर ले गए हैं। उद्धम की बात सुनते ही विक्रांत की आंखों में खून उतर आया था। उसने उद्धम से कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी उदय अंकल के घर पहुंचो। इतना बोलकर विक्रांत ने फोन रखा और उदय की तरफ देखते हुए उसने पूछा, अंकल, संध्या एमजी रोड क्या करने गई थी? पता नहीं, लेकिन एक नौकर ने बताया कि संध्या को किसी का कॉल आया था, जिसके तुरंत बाद संध्या जल्दबाजी में निकल गई। उदय ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उद्धम भी वहां पहुंच गया था। विक्रांत ने उदय को दिलासा दिलाया, अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संध्या को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर विक्रांत उद्धम की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही विक्रांत ने किसी को कॉल लगाया और कहा, तुम जल्दी से जल्दी ये पता लगाओ कि संध्या के फोन पर लास्ट कॉल किसने किया था। इफ सपोर्ट लाइन ब्रेक न्यू लाइन एंड इफ। इतना कहने के बाद उसने फोन रखा। इफ सपोर्ट लाइन ब्रेक न्यू लाइन एंड इफ। विक्रांत की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रांत के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में संध्या की कॉल डिटेल्स थी। कॉल डिटेल देखते ही विक्रांत जोर से चिल्लाया, श्रुति, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमेशा शांत रहने वाला विक्रांत आग बबूला हो उठा था। उसने उद्धम से कहा, गाड़ी श्रुति के घर की तरफ घुमाओ जल्दी। उद्धम ने गाड़ी घुमा दी। श्रुति के घर के सामने पहुंचते ही विक्रांत चलती गाड़ी से ही कूद गया और दौड़कर श्रुति के घर के अंदर पहुंचा। विक्रांत ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। आवाज सुनकर श्रुति की मां माधवी दौड़ती हुई बाहर आई। विक्रांत को देखते ही माधवी ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर से बाहर निकलो, अभी के अभी। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थी। माधवी को घूरते हुए विक्रांत ने कहा, श्रुति कहाँ है? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? माधवी ने गुस्से में जवाब दिया। इतनी देर में उद्धम भी अंदर आ गया। उद्धम ने माधवी के माथे पर गन रख दी थी। विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा, श्रुति को बाहर निकालो जल्दी। अपनी मां को खतरे में देखकर श्रुति दौड़ती हुई बाहर आए और बोली, रुको, मेरी मां को कुछ मत करो प्लीज। श्रुति को देखते ही विक्रांत का गुस्सा और भी बढ़ गया। विक्रांत ने आगे बढ़कर श्रुति को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही श्रुति को चक्कर आने लगे थे। श्रुति की तरफ देखते हुए विक्रांत ने पूछा, संध्या कहाँ है? थप्पड़ खाने के बाद भी श्रुति की अकड़ कम नहीं हुई थी। श्रुति ने विक्रांत से कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की है ना? अब देखना, अविनाश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विक्रांत इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने श्रुति को एक और थप्पड़ मारा और फिर जोर से बोला, मैंने पूछा संध्या कहाँ है? जितना मैंने पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। मुझे नहीं पता, मुझे संध्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। श्रुति ने हकलाते हुए जवाब दिया। श्रुति की तरफ इशारा करते हुए विक्रांत ने उद्धम से कहा, इसने लिमिट क्रॉस कर दी है, इसे मार डालो, इसे जीने का अब कोई अधिकार नहीं है। उद्धम सिंह ने श्रुति पर गन तानी और अनलॉक कर दी। इसी के साथ श्रुति की हवाएं उड़ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। मैं सब बताती हूँ, ये सब अविनाश का प्लान था। मैंने सिर्फ संध्या को एमजी रोड पर बुलाया था। उसके बाद सत्या उसे कहीं ले गया। वो संध्या को कहाँ ले गया ये मुझे नहीं पता। संध्या को किडनैप करने के पीछे अविनाश है। मुझे छोड़ दो प्लीज। श्रुति की बात सुनकर दीवार पर मुक्का मारते हुए विक्रांत जोर से चिल्लाया, सत्या, आज तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, आ रहा हूँ मैं। विक्रांत का ये रूप देखकर उद्धम को भी विक्रांत से डर लग रहा था।
धीमी आवाज में उद्धम ने विक्रांत से पूछा, सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? अपने आदमियों को भेजकर सत्या के घर को घरवालों समेत अपने कंट्रोल में ले लो। मेरी परमिशन के बिना उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, विक्रांत ने जवाब दिया। उद्धम ने अपने आदमियों को सत्या के घर के बाहर भेज दिया। उधर दूसरी तरफ सत्या संध्या को भोपाल के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गया था। संध्या अभी भी बेहोश थी। अविनाश भी वहां पहुंच गया था। अविनाश संध्या के सामने बैठ गया और संध्या को देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल, मेरी संध्या आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है। सत्या को अब विक्रांत को मरते देखने की जल्दी थी। सत्या ने अविनाश से पूछा, अभी हम विक्रांत को कॉल कब करेंगे? तुम बाहर खड़े रहकर मेरे ऑर्डर का वेट करो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कब कॉल करना है, अविनाश ने जवाब दिया। सत्या चुपचाप बाहर चला गया। अविनाश बड़े गौर से संध्या को देख रहा था। तभी संध्या को धीरे धीरे होश आने लगा। आंखें खोलते ही संध्या ने नजरें घुमा कर चारों तरफ देखा। फिर जैसे ही संध्या की नजर अविनाश पर पड़ी, वो शॉक्ड हो गई और बोली, अविनाश, तुम? ये कहकर उसने आसपास देखा। उसे समझ आ गया था कि उसे किडनैप किया गया है। अविनाश मुस्कुराते हुए संध्या की तरफ बढ़ने लगा। उसको देखकर संध्या को डर लगने लगा। संध्या अपने कदम पीछे हटाने लगी। हल्के से स्माइल करते हुए अविनाश ने संध्या से कहा, संध्या डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुमसे सिर्फ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। संध्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डरे हुए स्वर में संध्या ने अविनाश से पूछा, अविनाश, क्या तुमने मुझे बात करने के लिए किडनैप किया है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूँगा, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। वो सत्या तुम्हें यहाँ लेकर आया है। वो विक्रांत से नफरत करता है ना, इसलिए तुम्हें मोहरा बनाकर सत्या विक्रांत को मारना चाहता है, अविनाश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए संध्या से कहा। संध्या ने देखा उसका बैग भी उसके पास नहीं था। संध्या कंफ्यूज थी। संध्या ने कहा, यहाँ चल क्या रहा है? तुम जल्दी से अपना फोन मुझे दो, मुझे अभी के अभी विक्रांत को कॉल करना है, अविनाश ने गुस्से में संध्या को घूरते हुए कहा। संध्या, तुम्हें उस क्रिमिनल की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो? संध्या ने शॉक्ड होते हुए अविनाश से पूछा। अविनाश ने गुस्से में संध्या का हाथ पकड़कर उससे कहा, मैं बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने कभी भी मेरे प्यार को और मुझे नहीं समझा। मुझे छोड़कर तुमने उस विक्रांत को कैसे चुन लिया? आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? संध्या समझ चुकी थी कि उसे अविनाश ही वहां लेकर आया था। संध्या ने अविनाश से पूछा, तुम्हें विक्रांत के बारे में किसने बताया? अविनाश ने संध्या का हाथ और जोर से कसकर पकड़ लिया और बोला, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि उस घटिया लड़के में ऐसी क्या खूबी है जो मुझ में नहीं है? संध्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा विक्रांत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अपनी गंदी जुबान से विक्रांत का तो तुम नाम ही मत लो। घटिया तुम हो और तुम्हारी सोच भी घटिया है। संध्या के मुंह से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर अविनाश अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने संध्या को थप्पड़ मारा और फिर जोर से बोला, मैं घटिया हूं ना? आज तुम मेरे हाथों अपनी आंखों के सामने उस विक्रांत को मरते हुए देखोगी। मेरी बात याद रखना संध्या, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अविनाश पागल हो चुका था। संध्या ने गुस्से में अविनाश से कहा, अगर तुमने विक्रांत को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ डालूंगी। अविनाश ने धक्का देकर संध्या को गिरा दिया और फिर संध्या को उंगली दिखाते हुए बोला, जितना तुम उसके लिए प्यार दिखाओगी, मैं उसे उतना ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अविनाश बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए संध्या चिल्लाई, अगर विक्रांत को पता चला ना कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। उधर विक्रांत अब तक सत्या के घर पहुंच चुका था। उद्धम के आदमियों ने सत्या के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। अखिलेश अंदर आराम से सो रहा था। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर गया और उसने अखिलेश से कहा, सर, कुछ लोग गन लेकर हमारे घर के बाहर खड़े हैं। ये सुनते ही अखिलेश चौंक कर उठा और खिड़की से झांक कर देखा। वहां विक्रांत और उद्धम को देखते ही अखिलेश शॉक्ड हो गया।
वह जल्दी से बाहर आया। अखिलेश को देखते ही उद्धम ने जोर से कहा, सत्या को बाहर निकालो जल्दी। अखिलेश को अनुमान हो गया था कि फिर से सत्या ने कोई गड़बड़ की होगी। धीमी आवाज में अखिलेश ने उद्धम से कहा, वो घर पर नहीं है, सुबह से मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, सत्या ने कोई गड़बड़ की है क्या? अखिलेश की तरफ देखते हुए विक्रांत ने कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने, सत्या ने संध्या को किडनैप कर लिया है। विक्रांत की बात सुनते ही अखिलेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रांत का फोन बजा। विक्रांत ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही सामने से सत्या की आवाज आई, विक्रांत मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, संध्या मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो इंदौर हाईवे पर भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ी हुई कपड़ा फैक्ट्री है, वहां अकेले आ जाओ, बिल्कुल अकेले। मैं आ रहा हूँ। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो सत्या, तुम्हारी वजह से अगर संध्या की आंख से एक आंसू भी गिरा तो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जला दूंगा। विक्रांत ने गुस्से में बोला। विक्रांत की बात सुनकर सत्या जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो तुम देखो मैं तुम्हारी संध्या के साथ क्या क्या करता हूँ। बहुत दिन डर लिया मैं तुमसे, अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तुम आ जाओ, आज आखिरी बार मिल लेते हैं। और मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हारे साथ कोई भी आया तो तुम आखिरी बार संध्या का मुंह भी नहीं देख पाओगे। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थी। विक्रांत ने सत्या से कहा, सही कहा तुमने, आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तुम उस अविनाश का सपोर्ट पाकर खुश हो रहे हो ना? आज तुम्हें ऐसे 10 अविनाश भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है सत्या, तुम्हारी माफी की सीमा भी अब खत्म हो चुकी है, बस तुम मेरे वहां पहुंचने का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विक्रांत ने फोन रख दिया और फिर अखिलेश से कहा, सत्या ने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी माफी नहीं मिल सकती। इतना कहने के बाद विक्रांत ने उद्धम से कहा, उद्धम मेरे पीछे कोई भी नहीं आना चाहिए, मैं वहां अकेले जाऊंगा। लेकिन सर आप अकेले? उद्धम की बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। विक्रांत की रिंग में इस समय लाल रंग चमक रहा था। एपिसोड 80 विक्रांत पहुंचा पुरानी फैक्ट्री। कुछ ही देर में विक्रांत उस फैक्ट्री पर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने आवाज दी, सत्या मैं आ गया हूँ। विक्रांत अकेला आया था, ये देखकर दूर छिपे सत्या और अविनाश दोनों खुश हो गए। सत्या ने अविनाश से कहा, अविनाश जी, इस विक्रांत से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। जब अविनाश के खूंखार बॉडीगार्ड्स ने ये सुना तो गुस्से में उनका खून उबलने लगा और एक बॉडीगार्ड ने तो एक बड़ी सी सीमेंट ब्लॉक पर मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से वो सीमेंट ब्लॉक कई टुकड़ों में बिखर गया। सत्या ने ये देखा तो वह चौंक गया। सत्या को हैरान खड़ा देखकर अविनाश हंसने लगा। इन दोनों की ताकत को तुम कम आंक रहे हो। अपने एक मुक्के से ये दोनों किसी जंगली सांड को भी गिरा सकते हैं, तो फिर विक्रांत क्या चीज है, ये दोनों उसे मसल कर रख देंगे। और तुम्हारे पास तो मैं हूँ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, गोली से नहीं बच सकता। अविनाश ने अपनी जेब से एक गन निकालते हुए कहा। सत्या ने अविनाश के हाथ में गन देखी तो थोड़ी राहत महसूस की। संध्या अविनाश और सत्या के बीच की सारी बातें सुन रही थी और अब उसे विक्रांत की चिंता होने लगी थी। संध्या नहीं चाहती थी कि विक्रांत संध्या को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। संध्या अपनी जान दे सकती थी लेकिन विक्रांत को मरते नहीं देख सकती थी। लेकिन अभी वो क्या कर सकती थी? वो तो बेबस थी। विक्रांत अब आगे बढ़ा तो उसने वहां खड़े 2 खूंखार बॉडीगार्ड्स को देखा जो विक्रांत का ही इंतजार कर रहे थे। और उन दोनों के पीछे एक कुर्सी पर अपने पैर क्रॉस करके सत्या बैठा हुआ था। विक्रांत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आने की हिम्मत करोगे। तुम्हारी हिम्मत की तो सच में दाद देनी पड़ेगी, कहते हुए सत्या बेशर्मी से विक्रांत को देख रहा था। विक्रांत, अपने आप पर थोड़ी तो दया करो। अविनाश जी के मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो, ये जानते हुए भी तुम अपनी जान का जोखिम उठाना चाहते हो। जाओ और जाकर अविनाश जी के पैर पकड़ लो, हो सकता है वो तुम्हारी जान बख्श दे, सत्या ने विक्रांत से कहा।
विक्रांत गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। उसने जवाब में कहा, मेरी छोड़ अपनी सोच। आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि फिर कभी पैदा होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बकवास बंद कर, सत्या ने गुस्से में कहा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले संध्या की आवाज आई, विक्रांत, तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों के पास गन है विक्रांत, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। संध्या ने विक्रांत की आवाज सुनी तो संध्या अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। जिस कमरे से संध्या की आवाज आ रही थी विक्रांत उस कमरे की तरफ जाने लगा तो उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने विक्रांत का रास्ता रोक लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, विक्रांत ने गुस्से में कहा। लेकिन वहां से हटने के बजाय एक बॉडीगार्ड विक्रांत को घूंसा मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विक्रांत ने उस बॉडीगार्ड का पंच बीच में ही रोक दिया और फिर उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। सत्या ने देखा कि विक्रांत की आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थी। जैसे ही दूसरा बॉडीगार्ड विक्रांत की तरफ भागकर आया, विक्रांत ने अपने दोनों हाथों से उस बॉडीगार्ड को रोक लिया। फिर उसका एक हाथ मरोड़कर दूसरे हाथ से उस बॉडीगार्ड का गला दबा दिया। उस बॉडीगार्ड की सांस उखड़ने लगी। बॉडीगार्ड अपने दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर विक्रांत ने अपने दोनों हाथों से बॉडीगार्ड को हवा में उठा लिया और अविनाश को घुरा और फिर बॉडीगार्ड को अविनाश के पैरों में फेंक दिया। विक्रांत की ताकत देखकर सत्या के दिल में विक्रांत का खौफ बैठ गया था। अविनाश अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि विक्रांत अकेले उन दोनों बॉडीगार्ड्स को हरा सकता था। जब विक्रांत उन दोनों बॉडीगार्ड्स से निपट रहा था तभी अविनाश ने जाकर संध्या के माथे पर गन तान दी और संध्या का हाथ पकड़ते हुए बाहर ले आया। विक्रांत ने देखा कि संध्या के बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। विक्रांत को देखते ही संध्या चिल्लाए, विक्रांत, तुम जाओ यहाँ से, मेरी परवाह मत करो, मैं जानती हूँ ये लोग मुझे नहीं मारेंगे। अविनाश बहुत गुस्से में था। जब उसने देखा कि संध्या विक्रांत को बचाना चाहती है तो उसने गुस्से में संध्या को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर विक्रांत के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। विक्रांत गुस्से में जोर से चिल्लाया। विक्रांत को इतने गुस्से में देखकर सत्या और अविनाश पूरी तरह कांप गए। अविनाश ने संभलते हुए विक्रांत से कहा, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत की तो मैं संध्या को गोली मार दूंगा। आज तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम आज यहाँ आ तो गए हो लेकिन बचकर जा नहीं पाओगे। आज मैं तुम्हारी कब्र यही खोद दूंगा, अविनाश ने कहा। विक्रांत, उद्यम सिंह और जसपाल सिंह पर बहुत घमंड था ना तुमको, आज तुम्हें बचाने उनमें से कोई भी नहीं आएगा। कहते हुए सत्या उस पल के बारे में सोच रहा था जब वो विक्रांत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो सब याद करते हुए सत्या गुस्से से भर गया। सत्या 2 कदम आगे चलकर विक्रांत के पास गया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन विक्रांत ने आगे बढ़कर सत्या की कलाई पकड़ ली और एक झटके में उसे मरोड़ते हुए तोड़ दिया। सत्या के हाथ की हड्डियां चूर चूर होने की आवाज संध्या और अविनाश को भी आ गई थी। आह आह, दर्द के मारे सत्या इतने जोर से रो रहा था कि सत्या की चीख पूरे कारखाने में गूंज गई। सत्या रोते हुए जमीन पर लेट गया। उसके बाद विक्रांत ने सत्या के पेट में एक जोरदार लात मार दी जिसकी वजह से सत्या के मुंह से खून की धार निकल गई। सत्या का पूरा शरीर सिकुड़ गया था। सत्या, मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन तू समझने के लिए ही तैयार नहीं था। विक्रांत ने गुस्से में भरी लाल आंखों से सत्या को देखा। अविनाश, संध्या और विक्रांत को मार डालो, जमीन पर पड़े सत्या ने अविनाश से कहा। अविनाश का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब उसे विक्रांत को उकसाने के लिए अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हाथ में गन होते हुए भी अविनाश ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। सत्या ने अविनाश को देखा तो अविनाश ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सत्या जमीन पर पड़े पड़े रेंगते हुए अविनाश के कदमों तक पहुंच गया। गोली चलाओ अविनाश, शूट, कहते हुए सत्या कांपती आवाज से चिल्लाया। तभी अविनाश ने गोली चलाने के लिए अपना हाथ उठाया। विक्रांत हटो, विक्रांत, अविनाश की गन का निशाना विक्रांत की तरफ था। ये देखते हुए संध्या चिल्लाई।
संध्या को और कुछ भी नहीं समझ आया तो संध्या ने अविनाश की कलाई पर जोर से काट लिया। आह! अविनाश ने दर्द से कराहते हुए संध्या को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से संध्या जमीन पर जा गिरी। संध्या उठी और दौड़कर विक्रांत के पास चली गई। संध्या ने रोते हुए विक्रांत को कसकर पकड़ लिया। विक्रांत ने संध्या के माथे पर अपना हाथ रखा और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब अविनाश इतने गुस्से में था कि उसने संध्या पर अपनी गन का निशाना ताना और शूट कर दिया। गोली की आवाज पूरे कारखाने में गूंज गई थी। गोली की आवाज सुनते ही विक्रांत की आंखें चौंधिया गईं और विक्रांत एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसे लग रहा था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। विक्रांत को लगा कि गोली संध्या को लग गई थी, लेकिन कांपते हाथों से गोली चलाने की वजह से अविनाश का निशाना चूक गया था और गोली संध्या को लगने के बजाय पीछे दीवार पर जाकर लगी थी। निशाना चुकने की वजह से संध्या को मौका मिल गया और वो तुरंत विक्रांत के पीछे जाकर छिप गई। जब तक विक्रांत और संध्या संभल पाते उसके पहले ही अविनाश ने एक और गोली मार दी और इस बार गोली निशाना चुकने के बजाय सीधे विक्रांत के माथे पर जाकर लगी। अविनाश ने लगातार 2 गोलियां और चला दी। गोली विक्रांत के सिर के पार से निकल गई थी और विक्रांत के पीछे छिपी संध्या गोली की तेज आवाज सुन सकती थी। अविनाश ने जब देखा कि दोनों गोलियां विक्रांत के सर में लगी थी तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन ये क्या, विक्रांत के सर में 2 गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बावजूद विक्रांत अविनाश के सामने ऐसे खड़ा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। अविनाश के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। अविनाश ऐसे खड़ा था जैसे उसके शरीर पर लकवा मार गया हो। विक्रांत ने गुस्से में अविनाश को देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अविनाश थर-थर कांप रहा था। अविनाश को इस बार कुछ और समझ नहीं आया तो वो पीछे मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। अविनाश, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे बचाओ! जमीन पर पड़े पड़े चिल्लाते हुए सत्या ने अविनाश के पैर पकड़ लिए। क्योंकि सत्या जानता था कि अविनाश यहाँ से भाग गया तो फिर सत्या के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सत्या के पेट में लात पड़ने के कारण इतना तेज दर्द था कि वहां से उठकर भागना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। और सत्या अविनाश को यहाँ से भागने भी कैसे दे सकता था, क्योंकि अविनाश के बिना सत्या विक्रांत का सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी जब अविनाश की खुद की जान खतरे में थी तो वो किसी और की जान की परवाह कहाँ से करता। अब तक विक्रांत सत्या और अविनाश के पास पहुंच चुका था। विक्रांत ने आगे बढ़कर अविनाश का कॉलर पकड़ लिया। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो ना मेरे पापा कौन है? सोमनाथ राठौर, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पापा किसी को नहीं बख्शेंगे। विक्रांत को धमकी देते हुए भी अविनाश कांप रहा था, लेकिन विक्रांत ने अविनाश को इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि अविनाश के सामने वाले दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। ये थप्पड़ संध्या को हाथ लगाने के लिए। उसके बाद विक्रांत अविनाश को लगातार जोर जोर से तब तक मुंह के मारता रहा जब तक कि अविनाश जमीन पर नहीं गिर गया। सत्या और अविनाश दोनों ही जमीन पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। विक्रांत, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। सत्या विक्रांत के सामने अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था सत्या, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरे। अब नहीं, अब कोई माफी नहीं, कोई मौका नहीं। कहते हुए विक्रांत ने सत्या के सिर अपने पैरों के नीचे लिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही मिनट में सत्या का सिर किसी पके तरबूज की तरह फट गया और सत्या के खून के छींटे दूर दूर तक फैल गए। संध्या ने जब देखा कि विक्रांत ने कितनी बेरहमी से सत्या का सिर कुचल दिया था तो संध्या जोर से चिल्लाई। ऐसा खूनी मंजर अपनी आंखों के सामने संध्या ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। संध्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि संध्या जानती थी कि विक्रांत ये जो कुछ भी कर रहा था वो उसके लिए ही था। विक्रांत ने अपना खून से सना पैर उठाया और अविनाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये देखकर कि अगली बारी उसकी की थी, अविनाश गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तुम जो चाहो वो ले लो, बस मुझे छोड़ दो।
मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। विक्रांत दहाड़ा तो अविनाश की आवाज उसके गले में ही अटक गई। विक्रांत अविनाश को मारने ही जा रहा था कि संध्या ने आगे बढ़कर विक्रांत को रोक दिया। उसे मत मारो विक्रांत, उसे मत मारो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।